अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1371 से 1375। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1371। निषिद्ध भूमि में नर्म आवाज। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, ड्रैगन गॉड क्षेत्र, संसार की निषिद्ध भूमि। माँ, क्या स्पिरिट हिबिस्कस फूल पहले ही खिल चुके हैं? यह एक बहुत ही युवा और कोमल आवाज थी, लेकिन भले ही यह इतनी युवा लग रही थी, यह आवाज अथाह अलौकिक थी। और जब किसी ने इसे सुना, तो ऐसा लगा मानो किसी के हृदय में सबसे शुद्ध झरने के पानी की धारा बह रही हो। झरने का पानी इतना शुद्ध था कि यह उसके अंदर की सारी गंदगी और दुष्टता को चुपचाप साफ करने के लिए पर्याप्त था। वे पहले ही खिल चुके हैं। शेन शी धीरे से बैंगनी फूलों के समुद्र के बीच में घूम गया। फूलों का समुद्र अत्यंत सुंदर था, लेकिन यह उसकी दिव्य और पवित्र सुंदरता का एक अंश भी नहीं था। यह तो बहुत बढ़िया है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। कोमल आवाज उत्साह से चिल्लाई। ठीक है। शेन शी ने अपने बर्फीले हाथ को हल्का सा हिलाया और सफेद रोशनी का एक समूह धीरे से उसके निचले पेट पर बह गया। वाह, ये बहुत सुंदर है। कोमल आवाज प्रसन्नता से भर उठी, लेकिन मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शेन शी ने हल्की सी मुस्कान देते हुए अपना सिर हिलाया। अभी नहीं। वास्तव में मेरा जन्म कब होगा? 9 साल, उसने धीरे से उत्तर दिया। ये 9 साल बहुत छोटे होंगे और पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में लंबा है। मैं वास्तव में जल्दी पैदा होना चाहता हूँ। मैं अपनी दोनों आंखों से स्पिरिट हिबिस्कस फूल देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि माँ मेरी दोनों आंखों से कैसी दिखती है। शेन शी ने अपना पेट सहलाया। उसकी गर्म और सौम्य आवाज पश्चाताप से भरी हुई थी। माँ तुमसे वादा करती है, इन 9 वर्षों के बाद मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के हर कोने में ले आऊंगा और हम वह सब देखने जाएंगे जो तुम देखना चाहते हो। ठीक है? मनन ही। युवा और कोमल आवाज फिर से खुश हो गई। माँ, चिंता मत करो, मैं आज्ञाकारी बनूंगा। ये सही है माँ। युवा और कोमल आवाज का स्वर बदल गया। आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसमें एक हिस्सा ये भी बताया गया है कि हर जीवित प्राणी की न केवल एक माँ होगी बल्कि एक पिता भी होगा। इसके अलावा पिता और माँ हमेशा एक साथ रहेंगे। हालांकि माँ अकेली क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता न हो? शेन शी ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है। तो फिर पिताजी माँ के साथ क्यों नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? उस चीज को परित्याग के नाम से जाना जाता है। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा, और ये तो और भी असंभव है कि वह तुम्हें छोड़ देंगे, शेन शी ने कोमल स्वर में कहा। ये सिर्फ इतना है कि उसे एक महत्वपूर्ण काम पूरा करने के लिए काफी दूर जगह पर जाना पड़ा। एक बार जब तुम पैदा हो जाओगे तो माँ तुम्हें उसे देखने के लिए ले आएगी। फिर पिताजी कैसे दिखते हैं? क्या वह उतना ही सौम्य और उतना ही अच्छा दिखने वाला होगा? शेन शी ने हल्की सी हंसी दी। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें अपनी आंखों और अपने दिल और आत्मा से देखना होगा। वो युवा और कोमल आवाज छोटी और शांत हो गई। भले ही मुझे माँ ने जो कहा है उसे आज्ञाकारी रूप से सुनना चाहिए, मैं अभी भी वास्तव में जल्द ही जन्म लेना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... एक मेहमान आया है, माँ आपसे बाद में बात करेगी। शेन शी उठी और अपने बर्फीले हाथ के झटके से काल्पनिक सफेद रोशनी की एक परत ने उसके शरीर को ढक दिया, जिससे उसकी आकृति, उसका रूप और उसकी सारी आभा छिप गई। बहुत समय पहले ड्रैगन सम्राट आकाश से उतरा। शेन शी को देखने पर उसकी ड्रैगन आंखों में एक कोमल सौम्यता प्रकट हुई जो किसी अन्य समय में मौजूद नहीं होगी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी गंभीर और गंभीर थी। ऐसा लगता है कि इविल इन्फेंट के साथ मामला ठीक नहीं चल रहा है, शेन शी ने स्पष्ट रूप से कहा। हम पहले से ही उसके कुछ निशान ढूंढने में कामयाब रहे हैं कि वह कहाँ गई थी। ड्रैगन मोनाक ने बोलते हुए एक छोटी सी सांस ली। वह पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भाग गई। पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के भीतर की दुनिया अतुलनीय रूप से विशाल है। ये संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र से भी अधिक विशाल है।
इसके अलावा वहां अनगिनत भयंकर आदिम जानवर रहते हैं। इसकी आभा भारी और अशुद्ध है। शेनशी ने शांति से कहा, इसलिए सबसे खतरनाक जगह वास्तव में वह जगह होगी जो उसकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ये वास्तव में सच है, ड्रैगन मोनार्क ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इस अवधि के दौरान हम उसके पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भागने को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे। उसके कारण हमने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र के चारों ओर और शुरुआती क्षेत्र में जाल और घात लगाए थे। लेकिन किसने सोचा होगा, स्वर्गीय वध स्टार भगवान की खुद को छुपाने की क्षमता को स्वर्ग के नीचे बेजोड़ कहा जा सकता है। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, शेनशी ने कहा, लेकिन उसी समय उसकी अर्धचंद्राकार भौहें हिल गईं। असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र द्वारा उत्सर्जित अंधेरे आभा को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम होने के लिए क्या उसने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली थी? ड्रैगन मोनार्क द्वारा उसे दिए गए अंतिम कुछ विवरणों से ये संभावना कि असंख्य क्लेश के दुष्ट शिशु चक्र ने वास्तव में जैस्मीन को अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया था और उसके शरीर का अपहरण नहीं किया था, उसके दिमाग में बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। जितना अधिक समय लगेगा वह उतना ही अधिक ठीक हो जाएगी और खतरा उतना ही बड़ा होगा। हालांकि उसके लिए पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भाग जाना पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। हालांकि उसे घेरना और खत्म करना बेहद कठिन होगा। पूर्ण शुरुआत का ईश्वरीय क्षेत्र खतरे से भरा है। उस स्थान पर कितने दिव्य गुरु गिरे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह उस स्थान पर किसी भी तरह की सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त कर सकेगी। वास्तव में इसका अंत हमें एक भी उंगली उठाने की आवश्यकता के बिना उन भयंकर आदिम जानवरों के पंजे के नीचे गिरने से हो सकता है। शेनशी, एक और स्थिति भी है जो काफी संदिग्ध है। ड्रैगन मोनार्क ने बोलना जारी रखा। जिंग ज्यूकोन के गायब होने के बाद हमने उसके साथ सभी संपर्क खो दिए और स्टार गॉड्स के अनुसार जो उस समय उसके साथ थे जब वह गायब हुआ तो उसे गंभीर चोटें आई थी। उसकी गहन शक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई थी और वह अपनी सामान्य शक्ति का आधा भी नहीं रह गया था। उसकी स्थिति को देखते हुए उसे ढूंढना अविश्वसनीय रूप से आसान होना चाहिए था, लेकिन सभी स्टार देवता 2 महीने से उसकी तलाश कर रहे हैं, फिर भी उन्हें न तो खाल मिली और न ही बाल। हालांकि स्वर्गीय वुल्फ स्टार भगवान जो गायब हो गए थे के बारे में कहा जाता है कि वे पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भी प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये कहा गया था कि वह इसकी गहराई में प्रकट हुई थी। चंद्रमा देव क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल है? शेनशी ने पूछा। ड्रैगन मोनार्क ने कहा, वर्तमान मून गॉड क्षेत्र को भारी गड़बड़ी में कहा जा सकता है। मैं वहां नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि यू हुआ के मरने से पहले उसने अपना सिंहासन अपनी दत्तक बेटी जिया क्विंग्यू को हस्तांतरित कर दिया था और उस निर्णय पर पूरे मून गॉड क्षेत्र की आपत्ति थी। जिया क्विंग्यू एक अन्य वंश और कबीले से है। इसके अलावा वह केवल एक छोटी लड़की है जो अभी 30 साल की भी नहीं हुई है। ड्रैगन मोनार्क ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यू हुआ के कार्यों को समझना वास्तव में कठिन है। यू हुआ ने अपने क्षेत्र में 10,000 वर्षों का श्रमसाध्य प्रयास किया, इसलिए उनकी नजर में मून गॉड दायरे का भविष्य निश्चित रूप से किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी पसंद गलत नहीं होगी, शेनशी ने धीरे से कहा और उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। पूरे क्षेत्र ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई थी और भारी अराजकता में डाल दिया था, तो क्या ये सबसे अच्छा समय नहीं था जिया क्विंग्यू को अपना अधिकार स्थापित करने के लिए? अब सही निर्णय लेना जिया क्विंग्यू पर निर्भर था। यदि उसमें सचमुच चंद्र देव सम्राट बनने का दृढ़ संकल्प होता तो वह अपनी सारी झिझक, करुणा और दया को त्याग देती। ड्रैगन मोनार्क की ड्रैगन आंखें उसकी ओर घूम गईं और उसने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि आपने ऐसी बात कही है तो यह निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। वर्तमान पूर्वी दिव्य क्षेत्र इस समय कुछ कठिन समय से गुजर रहा है। मैं आशा है कि यह सब जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। शेनशी ने पलटने से पहले धीरे से कहा, चूंकि आपने जो कहना था वह पूरा कर लिया है, आप जा सकते हैं। ड्रैगन मोनार्क ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना मुंह खोला।
वह शेनशी से प्रकाश गहन ऊर्जा का कफन वापस लेने के लिए कहना चाहता था, क्योंकि भले ही वह अक्सर यहाँ आता था, लेकिन उसे आखिरी बार देखे हुए बहुत लंबा समय हो गया था उपस्थिति। लेकिन चूंकि उसे इतनी पवित्र और पवित्र पीठ का सामना करना पड़ा कि यह बाकी सब कुछ फीका कर सकती थी, आदिम अराजकता के इस सर्वोच्च शासक ने अंत में अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तेजी से उड़ने से पहले उसने बस हल्के से सिर हिलाया। हालांकि वह बहुत बार आता था, फिर भी वह बहुत कम समय के लिए ही रुकता था, क्योंकि वह जानता था कि शेनशी को उसकी शांति पसंद है और इस वजह से उसने उसे ज्यादा परेशान करने की हिम्मत नहीं की। बस समय समय पर उसे देख पाने में सक्षम होना। भले ही उसने जो एकमात्र चीज देखी वह धुंधली सफेद रोशनी से घिरी हुई एक आकृति थी, उसका दिल पहले से ही संतुष्ट था। ड्रैगन मोनार्क के चले जाने के बाद शेनशी के दिल में एक बार फिर से एक कोमल आवाज गूंजी, माँ माँ, वह व्यक्ति कौन है? शेनशी ने नर्म और नम्र स्वर में कहा, वह माँ का कनिष्ठ है, एक कुलवासी है जिसकी हमें रक्षा और देखभाल करनी है। कुलवासी, एक बार जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। उसने दूर तक देखा और उसके चारों ओर की दुनिया अद्भुत रूप से सुंदर फूलों का समुद्र थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल धुंधली सफेदी ही झलक रही थी। न कोई जानता था, न कोई समझ सका कि वह क्या सोच रही थी। नीला ध्रुव तारा, गहरा आकाश, महाद्वीप, नीली हवा, शाही शहर। भले ही उनके साथ दो सिंहासन थे, यूचे के कमजोर शरीर की देखभाल के लिए उनकी यात्रा की गति बेहद धीमी थी। युन वुक्सिन द्वारा हर पड़ाव पर उनसे पूछे जाने वाले अंतहीन सवालों के कारण उनकी गति और भी धीमी हो गई थी। लेकिन 10 दिनों के बाद वे अंततः ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक पहुंचने में कामयाब रहे। कैंग यू ही वह व्यक्ति था जो इतने वर्षों पहले उसे शाही शहर में लाया था, और जैसे जैसे अतीत की एक के बाद एक छवि उसके दिमाग में उभरती गई, उसका दिल असंख्य भावनाओं से उमड़ पड़ा। इस बीच युन वुक्सिन की विस्मय भरी बहुत लंबी चीख उसके कानों में पड़ी। एक शाही शहर के रूप में ब्लू विंड इंपीरियल सिटी को बेहद छोटा कहा जा सकता है। ये दिव्य फीनिक्स सिटी के आकार का 10वां हिस्सा भी नहीं था। हालांकि यू वुक्सिन की दुनिया में ये इमारतें बेहद खूबसूरत और भव्य थीं। ये तथ्य कि वह एक नजर में शहर के अंत तक नहीं देख सकी, उसके दिल और आत्मा को बहुत हिलाकर रख दिया। युन चे ने मुख्य द्वार से प्रवेश करना नहीं चुना। वह ब्लू विंड नेशन का सबसे बड़ा गौरव और रक्षक था, एक ऐसा अस्तित्व जो इस राष्ट्र में एक भगवान के समान था। अगर वह इतने लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अचानक सार्वजनिक रूप से सामने आए, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा। वे हवा में उड़े और सीधे केंद्रीय महल में प्रवेश कर गए। हालांकि शाही महल की सुरक्षा में कई गार्ड थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। फेंग जियानर और युन वुक्सिन के साथ उनसे बचना और उनसे आगे निकलना बहुत आसान था। जब वे शाही शहर के केंद्र के ठीक ऊपर हवा में पहुंचे, तो ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस और शयन कक्ष जो उसके और कैंग यू के थे, उसकी आंखों में दिखाई दिए और उसका दिल और भी अधिक बेचैनी से धड़कने लगा। किंग यू आपसे शादी करने वाली पहली व्यक्ति थी, लेकिन महारानी कैंग यू आपकी उचित पत्नी है, सही है? चू यूचेन ने उसकी ओर देखते हुए मृदु और अलौकिक स्वर में कहा। युन चे ने अनजाने में अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसका सिर बिजली की गति से उसकी ओर घूमता। वह है, जाओ और उसे देखो। चू यूचेन के शब्द नर्म और नम्र थे। हेवनली स्वॉर्ड विला में वापस, मैं पहले से ही बता सकता था कि आपके लिए उसकी भावनाएं बहुत गहरी थीं। उसे निराश मत करो। चूंकि वह मेरी उचित पत्नी है, तो तुम्हें निश्चित रूप से उसे देखने के लिए मेरे साथ चलना होगा। यू चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। पिताजी, एक उचित पत्नी क्या होती है? यू वुक्सिन ने उत्सुकता से पूछा। वह तो, यू चे ने बहुत अजीबता से बोलने से पहले अपना सिर खुजलाया, ये सवाल बहुत गहरा और जटिल है। आपको इसे स्पष्ट रूप से समझाने में काफी समय लगेगा। यदि मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए एक और दिन आपके पास बैठूं तो कैसा रहेगा? वो कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, यू वुक्सिन ने
आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने अपनी ओर इशारा किया। वहां एक बूढ़े दादाजी आ रहे हैं। कौन है भाई? वास्तव में ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस में अतिक्रमण करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जो आदमी उनके पास आया उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उनमें आमर की हवा और स्वभाव था। युन चे ने उसकी ओर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, ये ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस का महल प्रमुख डोनफेंग शियू था। पैलेस चीफ डोनफेंग की जोरदार दहाड़ इतनी राजसी और प्रभावशाली कही जा सकती है कि उसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। लेकिन एक बार जब उसकी नजर युनचे पर पड़ी, तो उसका पूरा शरीर कांप गया और वह लगभग वहीं पीछे की ओर गिर गया। यू पैलेस चीफ डोनफेंग हवा में जड़वत खड़ा था, उसकी बुरी आंखें खुली हुई थी। काफी देर तक वह उस एक शब्द पर लड़खड़ाता रहा, लेकिन उसके बाद उसने चू यूचेन को देखा और वह इतना चौंक गया कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। परी जमे हुए सौंदर्य का अहम, यू चेन ने अपने चेहरे पर भावशून्य भाव के साथ कहा। पैलेस चीफ डोनफेंग, काफी समय हो गया है। इस जूनियर का उपनाम यू है, नाम चे है। ~%। डोनफेंग शियू अंततः अपने होश में वापस आने में कामयाब रहा। उसकी मूंछें और दाढ़ी भावना से हिल गईं। आप वापस आ गए, और फ्रोजन ब्यूटी की परी भी। ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। युए कहाँ है? यू चे ने पूछा। डोनफेंग शियू ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम अभी अपने शयन कक्ष में आराम कर रही हैं। ये बूढ़ा उन्हें रिपोर्ट करने जा रहा था। डोनफेंग शियू को अचानक एहसास हुआ कि यू चे को वास्तव में हवा में एक लड़की द्वारा समर्थित किया जा रहा था, और यह स्पष्ट था कि यू चे शक्तिहीन स्थिति में थी। जब उसने पूछा, क्या आप घायल हो गए हैं, तो उसकी भौहें तन गईं। यू चे ने स्पष्ट रूप से उत्तर देने से पहले अपना सिर हिलाया। मेरा शरीर ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि मेरी गहन शक्ति पूरी तरह से कमजोर हो गई है। क्या? यू चे के शब्द पैलेस चीफ डोनफेंग के कानों में वज्रपात की तरह गूंजे, जो साफ आसमान में फूटे। उसने अचानक आश्चर्य के बीच कुछ सोचा, और उसकी नजर तेजी से नीचे की ओर चली गई। कुछ ही देर पहले उनके मुंह से जो तेज दहाड़ निकली थी, उससे बड़ी संख्या में महल के रक्षक और राजमहल के शिष्य पहले से ही इस स्थान पर एकत्र हो गए थे। तो जो शब्द उसने और यू चे ने अभी अभी आदान प्रदान किए थे, वे स्वाभाविक रूप से उन सभी ने सुने थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। डोनफेंग शियू का दिल अचानक डूब गया, और उसने एक और जोरदार दहाड़ लगाई। बेहतर होगा कि आप सभी उस एक शब्द को भूल जाएं जो आपने अभी अभी सुना है। अगर इसका एक संकेत भी बाहर निकल जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू चे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया। मैं पहले से ही अपंग हूँ, ये तथ्य नहीं बदलेगा। तो अन्य लोग इसके बारे में पता क्यों नहीं लगा सकते? डोनफेंग शियू उन शब्दों से थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसके बाद उसने जोर से हंसी उड़ाई। सही है, ये वास्तव में बहुत अच्छा कहा गया था। मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ और अव्यवस्थित हूँ। भले ही आप, यू चे, वास्तव में अपंग हो गए हो, ब्लू विंड को बचाने और पूरे गहरे आकाश महाद्वीप को बचाने की आपकी उपलब्धियां बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। अगर किसी ने इस वजह से आपका मजाक उड़ाने की कोशिश भी की, तो अकेले अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं का क्रोध उस व्यक्ति को इस दुनिया में अपना स्थान खोने के लिए पर्याप्त होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1372 पुनर्मिलन। नीचे शयन कक्ष के भीतर से एक महिला धीरे धीरे बाहर निकली। वह सुनहरे कपड़े पहने हुए थी, एक जेड मुकुट पहना, और उन कुछ सरल कदमों के साथ एक प्रकार की अत्याचारी ताकत और कुलीनता उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपना नाजुक सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए यू चे को हल्की सी मुस्कान दी। यू चे, तुम लौट आए हो? हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, युन चे ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी निगाहें अतुलनीय रूप से गर्म और कोमल हो गईं। उसकी निगाहें बहुत देर तक उसी पर टिकी रहीं। बाकी सभी लोग इस जगह से हट जाएं, उसने शांति से कहा। पैलेस प्रमुख डोनफेंग, आप भी पीछे हट सकते हैं। हाँ, उसका आदेश सुनकर हर कोई सामूहिक रूप से पीछे हट गया।
हालांकि यू चे की वापसी की खबर बढ़ती लहरों की तरह फैल गई जो हर दिशा में फैल गई। बहुत जल्द ये खबर पूरे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में फैल जाएगी और यहाँ तक कि भ्रामक दानव क्षेत्र तक भी फैल जाएगी। फैंग जियांग र ने यू चे का समर्थन किया क्योंकि वे आकाश से उतरे और कांग यू के सामने उतरे। इस समय उनके आसपास कोई और नहीं था, इसलिए कांग यू को एक शासक के प्रभावशाली और राजसी तरीके को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। एक शब्द भी कहने से पहले उसके होंठ खुल गए और उसके गालों पर आंसुओं का दाग आ गया। वह आगे बढ़ी और खुद को यू चे के आलिंगन में जोर से झोंक दिया। पति, आप वापस आ गए, आखिरकार आ गए वापस। गर्म तापमान, वह आकृति और उपस्थिति जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी। वह रोते हुए धीरे से अपनी सांसों में फुसफुसाती थी। ये ब्लू विंड साम्राज्य, जिसके कमजोर और नाजुक कंधों पर एक बार पूरे 3 साल तक अपने राष्ट्र के जीवन और मृत्यु से जुड़े संकट का सामना करने का भार था, जो अपने सभी नागरिकों के लिए बेहद पूजनीय थी, हमेशा इतनी कमजोर और नाजुक थी यू चे के सामने। ऐसा पहले भी था और अब भी ऐसा ही है। मैं वापस आ गया हूँ, यून चे ने नर्म आवाज में कहा और उसे बहुत धीरे से गले लगाया। लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी बाहें अनजाने में उसके चारों ओर कस गई हैं। मैंने पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें अंतहीन चिंता का कारण बना दिया होगा। कैंग यू ने अपना सिर हिलाते हुए भावना से भरी आवाज में उत्तर दिया, जब तक पति सुरक्षित और स्वस्थ है, तब तक कुछ भी ठीक है। उसके कंधे तेजी से कांपने लगे और सिसकने की आवाजें, जिन्हें दबाने के लिए वह काफी संघर्ष कर रही थी, काफी देर तक जारी रही, आखिरकार उसके शांत होने से पहले। ये केवल इसी क्षण था कि उसे अचानक यह एहसास हुआ कि उनके आसपास अभी भी अन्य लोग थे। उसने जल्दी से खुद को यू चे की छाती से अलग कर लिया, लेकिन उसकी बाहें अभी भी उसकी कमर के चारों ओर मजबूती से लिपटी हुई थीं, जैसे कि उसे डर हो कि वह अचानक फिर से चला जाएगा। जियानेर, उसके साथ वापस आने के लिए धन्यवाद, उसने अपने आंसू पोंछते हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा। जब उसने अभी अभी अपने शयन कक्ष में यूनचे की आवाज सुनी थी, तो उसने उसके और डोनफेंग शियू के बीच की बातचीत का उत्तरार्ध भी सुना था, लेकिन उसने इसका उल्लेख नहीं किया, न ही उसने उससे इसके बारे में पूछा। फैंग जियांग र ने फीकी मुस्कान देते हुए अपना सिर हिलाया। महारानी बहन, कृपया मेरे साथ कभी भी इतना औपचारिक मत बनो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अवचेतन रूप से अपनी निगाहें चू यूचेन और उसकी बेटी की ओर घुमाई, जो किनारे पर खड़े थे। उसके बाद उसकी आंखों का रूप बदल गया और तभी चू यूचेन की आकृति कांग यू के मस्तिष्क में दर्ज हुई। इस समय उसकी खूबसूरत आंसू भरी आंखें अपनी जगह पर स्थिर हो गईं और ऐसा लगा जैसे वह तुरंत एक सपने में टेलीपोर्ट हो गई हो। उसके होठों से अनायास ही शब्द निकल पड़े, जमे हुए सौंदर्य की परी। चू यूचेन अपनी बेटी का हाथ पकड़ते ही आसमान से नीचे आ गई। उसके बाद उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, एक अलविदा कहने में 12 साल लग गए और पूर्व राजकुमारी कैंग यू पहले ही एक साम्राज्य बन चुकी है, जिसकी सुंदरता और लावण्य पहले से कहीं अधिक है। यू चे सचमुच एक भाग्यशाली व्यक्ति है। अहे, यून चे ने हंसते हुए कहा। माँ, क्यों? वह पिताजी को गले लगा रही है। यून वुक्सिन ने चू यूचेन के पीछे धीमी आवाज में पूछा, उसकी नजर बार बार कैंग यू पर जा रही थी तब। हालांकि वह अभी भी बहुत छोटी थी और एक पिता के बारे में उसकी धारणा अभी भी उथली थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि एक पिता वह होता है जो केवल माँ का होना चाहिए। जैसे ही उसने चू यूचेन और उसके बगल की लड़की को देखा जो एक रत्न की तरह निर्दोष दिख रही थी, एक गर्मजोशी और उत्साह जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था, कैंग यू के दिल में पूरी तरह से भर गया। वह धीरे से बोली, जैसे स्वप्न में हो, वह तुम्हारी बेटी है ना? एमेन। यू चे ने अपना सिर हिलाया। उसका नाम यू वुक्सिन है और वह मेरी और छोटी यूचेन की बेटी है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कैंग यू ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भ्रम में फंस गई हो। इतने वर्षों पहले हेवनली स्वॉर्ड विला में जो कुछ हुआ, उसके दौरान उसने और चू यूचेन ने भी ऐसा ही अनुभव किया था। वह फ्रोजन क्लाउड की 7 परियों के नेता चू यूचेन द्वारा
मृत यू चे की खातिर की गई दुनिया की चौंकाने वाली हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह इस बात से और भी अधिक परिचित थी कि चू यूचान के संबंध में यून चे ने इन सभी वर्षों में कितना दर्द और अपराध सहा था। आज वह वापस आ गया था और वह चू यूचेन और उस बच्चे को भी अपने साथ ले आया था जो उन सभी वर्षों पहले उनके पास था। ये सब एक स्वप्न के समान उत्तम और दोषरहित था। बड़ी बहन यूचेन, मैं। उसने धीरे से चू यूचेन को बुलाया, लेकिन बाद में उसे बोलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि एक महिला के रूप में, यहाँ तक कि यून चे की उचित पत्नी के रूप में भी चू यूचान के प्रति वह रत्ती भर भी ईर्ष्या महसूस नहीं कर सकती थी। कोई भी महिला जो ये जानती थी कि चू यूचान ने यू चे के लिए क्या किया था, उसे भी कोई ईर्ष्या महसूस नहीं होगी और केवल उसके लिए असीम सराहना महसूस करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू यूचेन की आंखों में लहरें दिखाई दी। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में वह नहीं कह सकी। कैंग यू ने इससे पहले हमेशा उन्हें सीनियर कहकर संबोधित किया था, लेकिन आज उन्होंने उन्हें बड़ी बहन कहकर संबोधित किया था। यू चे की उचित पत्नी के रूप में संबोधन का ये रूप स्वाभाविक रूप से मान्यता और स्वीकृति का एक रूप था। चू यूचेन के पास कई दशकों से बर्फ का दिल था। उसे इस नश्वर दुनिया के किसी भी शिष्टाचार की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अभी कैंग यू द्वारा उससे धीरे से कहे गए शब्दों के कारण उसके दिल में अनियंत्रित रूप से बड़ी लहरें उठ रही थी। बड़े भाई यू। उनके पीछे से एक युवा लड़की की स्वप्निल आवाज आई। यह बादल की तरह कोमल और सुंदर था, हवा की तरह नर्म और हल्का था। ज़ुएर। यून चे ने अपने शरीर को इधर उधर झटका देने से पहले अपनी सांसों में बुदबुदाया। फैंग ज़ुएर ने उनकी दृष्टि में प्रवेश किया। वह सफेद रोशनी से स्पंदित एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने पूरे लाल कपड़े पहने खड़ी थी। वे हाथ जो बर्फ की तरह सफेद थे, जोर से उसके होठों पर दबा दिए गए। वह बिल्कुल सुंदर बर्फीला सफेद चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो इतना सुंदर था कि दिव्य परियों को अपनी हीनता पर शर्म महसूस करा सकता था, अब उसकी आंखों से बेतरतीब ढंग से बह रहे आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था। ऐसा लग रहा था कि उस स्थान पर सारी रोशनी कम हो गई थी जहां फैंग ज़ुएर दिखाई दी थी। चू यूचेन ने अपनी आंखें उठाई और केवल एक नजर से उसने इस महिला की पहचान की पुष्टि की थी। वे लाल फीनिक्स बादल के वस्त्र और वह चेहरा जो एक दिव्य कल्पना के समान सुंदर था, ये केवल फीनिक्स देवी ही हो सकती थी। गहरे आकाश महाद्वीप में नंबर 1 देवी फैंग ज़ुएर। प्रिटी। यहाँ तक कि यून वुक्सिन के होंठ भी हल्के से खुल गए थे, क्योंकि वह अनजाने में अपनी सांसों के बीच कुछ बुदबुदा रही थी। आग की रोशनी की एक चमक के साथ फैंग ज़ुएर नाचते हुए लाल कपड़ों के बीच पहले ही यू चे की तरफ दौड़ चुका था। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अब कसकर उसके कंधे से चिपक गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अकेले यू चे की गंध और आभा का स्वाद चखा और रुंधे हुए स्वर में कहा, बड़े भाई यू, आप आखिरकार वापस आ गए। आप आखिरकार वापस आ गए। सूंघो। सुबकी। जब फैंग ज़ुएर उनकी ओर दौड़ा तो फेंग ज़ियानर मदद नहीं कर सका, लेकिन फीनिक्स आध्यात्मिक दबाव के कारण एक कदम पीछे हट गई जो उसके वंश से आया था। उसके बाद वह एकदम हक्की बक्की रह गई। फैंग ज़ुएर और यून चे की सगाई एक ऐसी घटना थी जिससे प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में कोई भी अनभिज्ञ नहीं था। लेकिन फीनिक्स देवी को देखने के लिए पहला व्यक्ति जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इतिहास में दिव्य मार्ग तक पहुंचा था, वह व्यक्ति जिसे क्षेत्र के सभी गहन चिकित्सकों ने एक दिव्य प्राणी के रूप में माना था, यू चे की तरफ एक छोटे से बच्चे की तरह रोते हुए दौड़े लड़की। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं की। उसके सीने से बहते आंसुओं ने यून चे का लगभग पूरा दिल पिघला दिया। उसने फैंग ज़ुएर को कसकर गले लगाया और प्यार भरी आवाज में कहा, ज़ुएर, मैं। छोटा चे। फिर भी उनके पीछे से एक और आवाज आई और यह एक ऐसी आवाज थी जिसने यू चे के दिल की धड़कनों को जोर से झकझोर दिया। जियो लिंगजी और सू लिंगर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने एक साथ खड़े थे। सू लिंगर के जेड जैसे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान खेल रही थी और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी।
लेकिन जैसे ही जियो लिंगशी ने पहली बार यू चे पर अपनी नजरें रखी, उसकी आंखों से टूटे हुए तार से जेड मोतियों की तरह चमकते हुए आंसू गिरे। उसे एक पल के लिए समय रुकने के बाद उसने धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। वह अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए यूचे की ओर दौड़ी और उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने तेजी से उसकी पीठ के एक बड़े हिस्से को भिगो दिया। लिटिल चे, लिटिल चे, लिटिल चे, वह बार बार बुदबुदाती रही। कैंग यू और फैंग जियान र की तुलना में, जो दोनों इससे रोकने की कोशिश कर रहे थे, जियो लिंगजी की भावनाएं टूटे हुए बांध से पानी की तरह फूट पड़ी थी और वह बहुत जल्द ही ध्वनिहीन सिसकने में डूब गई थी। वहां दोनों तरफ से एक लड़की ने उसे गले लगाया हुआ था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वे उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। युन चे की छाती फूल गई और ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर के हर हिस्से से एक गर्म आभा प्रवाहित हो रही हो। उसने पहले कसम खाई थी कि वह उन्हें चिंता नहीं करने देगा या रोने नहीं देगा, लेकिन उसने वह वादा बार बार तोड़ा। उसने ये कल्पना करने का साहस नहीं किया कि यदि वह सचमुच इस बार लौटाने में सक्षम नहीं हुआ, तो उसकी भावनाओं का ऋण चुकाने में उसे कितने जन्म लगेंगे। जुएर लिंगशी, कृपया रोना बंद करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं पहले ही वापस आ गया हूँ? उसने धीमी आवाज में कहा। आह, उसे रोने दो। सु लिंग र अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चिंता के कारण बड़ी बहन लिंगशी को बार बार वही दुर्स्वप्न आता रहेगा। अब जब आप सुरक्षित लौट आए हैं, तो वह अंततः पूरी तरह से सहज महसूस कर सकती है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसका दिल असीम अपराधबोध से भर गया और उसने जियो लिंगशी की नर्म और कोमल पीठ को धीरे से थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। लिंगशी, वे सभी सपने नकली थे। देखो, न केवल मैं लौट आया हूँ, मेरे सिर पर एक बाल भी नहीं गिरा है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो तुम बाद में स्वयं अच्छी तरह देख सकते हो। हम्फ, अच्छा लगा तुम्हें वापस आना याद आया। निरंतर पुनर्मिलन से बने इस गर्मजोशी भरे माहौल में, एक ऐसा माहौल जो हर सांस के साथ किसी के दिल को धड़कता था, एक बर्फीली आवाज जो किसी के दिल को छेद सकती थी, एक अनुचित क्षण में गूंज उठी। ठीक पहले की तरह, एक लड़की जो केवल 15 साल की लग रही थी या 16 साल की उम्र, गर्व से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के सामने खड़ी थी। उसने भव्य और विलासितापूर्ण लंबे वस्त्र पहने हुए थे जो शुद्ध सोने के रंग के थे। उसके वस्त्र की स्कर्ट जमीन पर खींची हुई थी और उसके कपड़े उसकी कमर से लिपटे हुए थे, जिससे उसकी पतली और विलो कमर का पता चल रहा था। उसका चेहरा सफेद और बेदाग था, उसके होंठ पाउडर रूजा की तरह गुलाबी थे। उसकी तारों भरी आंखें ठंडी और अलग थीं, लेकिन ऐसा भी लग रहा था मानो उनमें कुछ नमी झलक रही हो। चू यूचेन ने अपनी निगाहें नवागंतुक की ओर घुमाई। उसे इस लड़की से एक अत्याचारी शक्ति का संचार होता हुआ महसूस हुआ, एक ऐसी अत्याचारी शक्ति जो ऐसी किसी भी शक्ति से आगे निकल गई आभा जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस की थी। यह अत्याचारी ताकत जानबूझकर नहीं फैलाई जा रही थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इस लड़की की अस्थि मज्जा में खुदा हुआ था। शीतलता, गौरव, खून की गंध, एक सम्राट की आभा। इस व्यक्ति के बारे में यूचे के पिछले विवरण के कारण लड़की की पहचान चू यूचेन के दिल में तैर गई। छोटी दानव महारानी, यू चे ने कहा था कि वह इल्यूसरी दानव क्षेत्र की शासक थी और वह पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र में बिल्कुल सुंदर नंबर 1 सुंदरी थी। और यह वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था। एक अन्य महिला के रूप में, चू यूचेन को पूरा यकीन था कि अगर इस लड़की की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी भी उभरी या फड़फड़ाएं, तो सभी जीवित प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और इस दुनिया में और कुछ भी आकर्षक नहीं लगेगा। जहां तक सु लिंग र और जियो लिंगशी का सवाल है, पहला 2 जन्मों तक उसका साथी रहा था जबकि दूसरा उसके साथ बड़ा हुआ था। ये वे लोग थे जो उनके जीवन में उनके सबसे करीब थे। उनके लिए शायद उससे मुग्ध होना अपेक्षित था। लेकिन जहां तक अन्य 3 महिलाओं की बात है, कैंग यू ब्लू विंड महारानी थी, फैंग जुएर फीनिक्स देवी थी और वह प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में नंबर 1 व्यक्ति भी थी। छोटी दानव महारानी मायावी दानव क्षेत्र की सम्राट थी, जो पूरे महाद्वीप की सर्वोच्च शासक थी।
ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित महिलाएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई थी। जैसे ही उन्होंने उसकी वापसी के बारे में सुना, चाहे उनकी स्थिति या स्थिति कुछ भी हो, वे सभी उसके पक्ष में दौड़ पड़े। ये छोटी दानव महारानी के लिए भी सच था, भले ही उसके शब्द और उसकी आंखें ठंडी और उसकी दमनकारी थी, उसके आसपास की दुनिया पर हमला हो सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपने जीवन से अर्जित किया था। जैसे ही उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसका अपना दिल और आत्मा यूचे द्वारा पिघला दी गई थी, चू यूचेन ने धीरे से अपने दिल में उन शब्दों को बुदबुदाया। कई युन चे ने कहा, और उसकी आंखें बिजली की तरह तेजी से छोटी दानव महारानी की ओर घूम गईं। उस नजर का सामना करते हुए जो अब उसने उसकी ओर निर्देशित की थी, लिटिल डेमन महारानी ने एक ठंडी फुसफुसाहट देने से पहले दूसरी ओर देखने का फैसला किया। 4 साल। और ऐसा लगता है कि आपके पास एक हाथ या एक पैर भी नहीं है। कम से कम आप अपने वादे से तो नहीं मुकरे। यदि तुमने 1 वर्ष की भी देरी करने का साहस किया, तो मैं निश्चित रूप से उस ईश्वर लोक या जो भी हो, तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें यहाँ वापस खींचने के लिए जाऊंगा। लिटिल डेमन एम्प्रेस के शब्द ठंडे और कठोर थे, लेकिन हर कोई सुन सकता था कि आखिरी बार बोलने के दौरान उसकी आवाज स्पष्ट रूप से कांप रही थी। एरर। यू चे ने यू वुक्सिन पर एक नजर डाली जो चू यूचेन के पीछे छिपा हुआ था। इससे पहले उसने धीमी आवाज में कहा, चलो धीरे धीरे इस तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं जब हम आपके कमरे में वापस जाते हैं। ओह, मेरी बेटी के सामने, क्या आप एक पिता के रूप में मेरे लिए कुछ गरिमा छोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी दानव महारानी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई और उसकी आंखें घूम गईं। फेंग जुए, जियोलिंगजी और सूलिंग रा भी पूरी तरह से चकित थे। आपकी बेटी। सदमे और संदेह में उनकी निगाहें यू वुक्सिन के शरीर पर पड़ी। चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी मनमोहक इस लड़की को देखकर उनके दिलों में वही अजीब और अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उसके बाद सुलिंगर ने धीरे से कहा, बड़े भाई यूचे, आपने अपनी बेटी का जिक्र किया। क्या ये हो सकता है कि एमेन? यूचे ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह मेरी और यूचेन की बेटी है। उसका नाम यून वुक्सिन है और वह इस साल 11 साल की हो चुकी है। उन सभी के होठों से एक ही विस्मय भरी चीख निकली। उसके बाद जैसे ही उन सभी को कुछ एहसास हुआ, जब उन्होंने चू यूचेन की ओर देखा जो यू वुक्सिन के पास खड़ी थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वह बड़ी बहन यूचेन है? उन सभी के बीच केवल कैंग यू ने कभी चू यूचेन को देखा था, लेकिन जो लोग यूचे के पक्ष में थे, उनमें से कोई चू नाम कैसे नहीं जानता होगा यूचेन। लिटिल डेमन महारानी आकाश से उतरी, धीरे से चू यूचेन और यू वुक्सिन के सामने उतरी। इस समय उसकी आंखों में ठंडक एक कोमल कोमलता में बदल गई थी जिसे यूचे ने भी शायद ही कभी देखा था। छोटी बहन यूचेन, ये तथ्य कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं, ये सबसे अच्छी खबर है जो हमने पिछले कुछ वर्षों में सुनी है। उन वर्षों के दौरान आप दोनों, माँ और बच्चे को बहुत कठिनाई हुई होगी। यदि आप हमें अपनी बहनों के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, तो अब से युनचे का जो कुछ भी आप दोनों का बकाया है, हम उसके साथ मिलकर वापस कर देंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई, क्योंकि उसे ऐसा कोई भी अवसर याद नहीं आ रहा था जब छोटी दानव महारानी ने उससे इतनी गर्मजोशी से बात की हो। सौम्य ढंग, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चू यूचेन ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ साल मेरे लिए कठिन या कड़वे नहीं रहे हैं और मुझे किसी बात का पछतावा या नाराजगी नहीं है। लिटिल डेमन महारानी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उसका दिल असीम प्रशंसा और कृतज्ञता से भर गया। वह जानती थी, वे सभी जानते थे कि चू यूचेन हमेशा यूचे के दिल में एक भारी बोझ रहा है जिसे वह कभी भी जाने नहीं दे पाएगा। लेकिन आज वह न केवल वापस लौटा था, बल्कि उसे चू यूचेन भी मिला था जो सुरक्षित और स्वस्थ था, और उनकी बेटी भी थी जो सुरक्षित और स्वस्थ थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस संसार में इससे अधिक उत्तम कोई अंत नहीं हो सकता।
चून की कई निगाहों से उसकी जांच की जा रही थी। युन वुक्सिन का शरीर अधिक से अधिक पीछे की ओर सिकुड़ने लगा। चू यूचेन ने थोड़ा झुककर सौम्य स्वर में कहा, शिने, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ और अपनी आंटियों को नमस्कार करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू वुक्सिन ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय वह धीमी और डरपोक आवाज में बोली, वे सभी डैडी को बहुत पसंद करते हैं। एमेन। चू यूचेन ने अपना सिर हिलाया। इतने सारे लोगों द्वारा पसंद किया जाना साबित करता है कि आपके पिता बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए तुम्हें अपने पिता के लिए खुश होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे का सामान्य रूप से मोटी चमड़ी वाला चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उद्धरण चिन्ह ... एमेन। युन वुक्सिन ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो, लेकिन साथ ही जैसे वह अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। हालांकि उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि बादलों की चोटियों से भी ऊंची जगह से एक जोड़ी आंखें उन्हें चुपचाप देख रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू जुआनइन का बर्फीला हाथ उसके दिल पर दब गया। उसका दिव्य शरीर कांपने लगा जैसे वह ठंडी हवा में फंस गई हो जिसे वह सहन करने में असमर्थ थी। वह यू चे को देखती रही। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी आंखें पहले से ही अविश्वसनीय रूप से धुंधली हो गई थी, किसी के सपने में दिखाई देने वाले घने कोहरे की तरह धुंधली हो गई थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1373। बिना ध्वनि के यू वुक्सिन का आगमन निस्संदेह एक उज्ज्वल चंद्रमा का आगमन था जो स्वर्ग से उतरा था। सभी महिलाएं अब उसके चारों ओर ऐसे जमा हो रही थी जैसे उस चमकीले चांद पर तारे बज रहे हो। शायद ये युन चे के प्रति उनके व्यापक प्रेम के कारण था, या शायद यह इसलिए था क्योंकि युन वुक्सिन लोगों को अपने जैसा बनाने की एक प्रकार की मंत्रमुग्ध करने वाली क्षमता के साथ पैदा हुई थी। लेकिन सभी महिलाएं युन वुक्सिन को ऐसे घूर रही थी जैसे वे घूर रही हो दुनिया का सबसे कीमती आलीशान खजाना। वे वास्तव में उसके करीब आना चाहते थे, उसकी अच्छी देखभाल करना चाहते थे, और वे लगातार उससे सभी प्रकार के अजीब सवाल पूछते थे, जिससे धीरे धीरे उसके दिल में घबराहट और तनाव दूर हो जाता था। इसके विपरीत ये यू चे था जिसे अब किनारे पर भुला दिया गया था। सु लिंगर ने चू यूचेन की बांह पकड़ ली। उसके बाद उसकी लंबी और पतली उंगलियां उसकी छाती की ओर बढ़ी। अपना सूक्ष्म निरीक्षण पूरा करने के बाद उसने अपने हाथ ढीले कर दिए और उसकी अभिव्यक्ति भी स्पष्ट रूप से सहज हो गई थी। क्या स्थिति है? कैंग यू ने काफी उत्सुकता से पूछा। सु लिंगर के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं है। भले ही बड़ी बहन यूचेन ने अपनी गहन शक्ति खो दी हो, संविधान सामान्य लोगों से अलग है। इस तथ्य के साथ कि स्वर्ग ने वास्तव में उसकी रक्षा की, इसका मतलब है कि हमें केवल उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा से छुटकारा पाने की जरूरत है। एक बार जब हम इसे पूरा कर लेंगे और वह स्वास्थ्य लाभ की अवधि से गुजर जाएगी, तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन चे वास्तव में ये कहना चाहता था कि चू यूचेन का अद्वितीय संविधान उसके ड्रैगन भगवान की दिव्य आभा से आया था। क्या ये सचमुच सच है? सु लिंगर के शब्दों ने युन वुक्सिन को खुशी से आश्चर्यचकित कर दिया। फिर माँ के बेहतर होने के बाद क्या वह फिर से खेती कर सकती है? सु लिंगर ने उसकी ओर देखा और सांत्वना भरी दृष्टि से कहा, तुम्हारी माँ की गहरी नसें केवल बेहद मुरझाए और थकी हुई हैं, वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इन गहरी नसों को बहाल करने की कोशिश करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन जब तक आपकी चाची जुएर आसपास है, उन्हें बहाल करना वास्तव में एक बेहद सरल मामला होगा। उपस्थित सभी लड़कियों में सु लिंगर सबसे छोटी थी, लेकिन वह भी यू चे की तरह ही थी, जिसके पास 2 जिंदगियों का अनुभव और यादें थी। युन गु को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के बाद उसने अपना दिल और आत्मा चिकित्सा का अध्ययन करने में लगा दिया, जिससे उसका स्वभाव बहुत अधिक सौम्य और सुरुचिपूर्ण हो गया। उसके नर्म और सौम्य शब्द बारिश की हल्की बौछार की तरह थे जो किसी के दिल पर छा जाते थे, इसलिए जब वह बोलती थी तो कोई भी उसकी बातों पर विश्वास किए बिना नहीं रह पाता था। यह विशेष रूप से सच था जब
वह जियो लिंगजी के साथ थी, ऐसा लगता था जैसे वह बड़ी बहन थी। यू वुक्सिन का शरीर घूम गया और उसे फेंग जुएर की आकृति का सटीक पता चला। बोलते हुए उसकी आंखें चमक उठी, चाची जुएर, आपको निश्चित रूप से मेरी माँ को बचाना होगा। बड़े होने के बाद मैं निश्चित रूप से आंटी जुएर को चुकाऊंगा। फेंग जुएर ने हल्के से अपना सिर हिलाते हुए हल्की सी मुस्कान दी, मुझे वापस भुगतान करने की कोई जरूरत नहीं है, आंटी जुएर को यही करना चाहिए। खांसी, यू चे ने कहा, जुएर, जिना को मुझसे फीनिक्स वंशावली विरासत में मिली है, लेकिन उसने अभी तक फीनिक्स के वल्डोर्ट की खेती नहीं की है। मैं चाहता हूं कि जिना आपको अपने शिक्षक के रूप में ले। आप क्या सोचते हैं? फेंग जुएर के चेहरे पर आश्चर्य खिल गया और उसने कहा, अगर बिग ब्रदर यू इच्छुक है, तो यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। लेकिन बिग ब्रदर यू उसे खुद क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? ओह, ऐसा नहीं है कि मैं उसे पढ़ाना नहीं चाहता, बात बस इतनी है कि मैंने अब अपनी सारी गहन शक्ति खो दी है, इसलिए उसे पढ़ाना मेरे लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, यू चे ने धीरे से कहा। भले ही उसके पास अब अपनी गहरी ताकत नहीं थी, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से फीनिक्स दिव्य कला के विश्व स्तोत्र को नहीं भूलेगा। इसका उपयोग करने के बारे में उनका ज्ञान और इसके सिद्धांतों के बारे में उनकी समझ किसी भी अन्य से कहीं अधिक थी। हालांकि यह सच था कि अगर वह इसे बस पढ़ा रहा होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उस विकल्प के साथ एक बड़ी समस्या थी। उसके शरीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे यून वुक्सिन से कम कई किलोमीटर दूर रहना पड़ता था जब वह उसे पढ़ाता था, क्योंकि अगर उसकी शक्ति थोड़ी सी भी नियंत्रण से बाहर हो जाती तो यह उसे कुछ 100 बार मारने के लिए पर्याप्त थी। यू चे के शब्दों के कारण फेंग जुएर के चेहरे से रंग उड़ गया। लिटिल डेमन महारानी ने अपने शरीर को इधर उधर झटका दिया और जियोलिंग शी और सुलिंग रा दोनों एक ही समय में अनजाने में रो पड़े। भले ही उन्हें यू चे के शरीर से निकलने वाली किसी गहन ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उनमें से हर एक ने सर्वसम्मति से माना था कि यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि यू चे की वर्तमान साधना का स्तर बहुत ऊंचा था कि यह इस स्तर पर पहुंच गया था कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। पता लगाने या समझने के लिए आखिरकार वह पिछले 4 वर्षों से पौराणिक ईश्वर क्षेत्र में था। इतना तनावग्रस्त होने की कोई जरूरत नहीं है, यू चे ने लापरवाही से कहा, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। मैंने अपनी गहरी ताकत खो दी है और वह है, लेकिन आप सभी के रहते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझमें गहरी ताकत है या नहीं। वह अच्छी तरह से जानता था कि यदि वह निराश हो गया तो वह उतना ही निराश हो जाएगा जितना वह था। इस प्रकार वह इस बारे में जितना अधिक निश्चिंत और बेपरवाह था, उतना ही अधिक वे वास्तव में शांत हो सकते थे और सहज महसूस कर सकते थे। लिटिल डेमन महारानी की सुनहरी आकृति धुंधली हो गई और उसके बाद वह पहले ही यू चे के पास पहुंच चुकी थी। उसकी चमकदार सफेद उंगली उसकी छाती पर आ गई। एक झटके में उसकी खूबसूरत आंखें उसकी ओर घूम गईं और उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या ठीक होने की कोई संभावना है? यून चे ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गहरी नसें अन्य सभी की तुलना में अधिक अनोखी हैं, इसलिए मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊंगा। हालांकि ये सर्वोत्तम के लिए है। गहन शक्ति के बिना मुझे खेती करने में कोई समय और प्रयास बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी, और मुझे कोई जिम्मेदारी उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी के साथ गहरा आकाश महाद्वीप और भ्रामक दानव क्षेत्र सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई अन्य ड्यूक मिंग या जुआन युवान वेंटियन प्रकट होता है, तो आप सभी उनसे आसानी से निपटने में सक्षम होंगे। लेकिन भले ही यून चे असाधारण रूप से शांत और बेपरवाह दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे सभी इस बात से भली भांति परिचित थे कि एक गहन अभ्यासी के लिए अपंग बनना कितना क्रूर है। इसके अलावा यून चे में इतनी प्रतिभा थी और उसने इतनी ऊंचाइयां हासिल की थी, और यहाँ तक कि उसमें बहुत अधिक गर्व भी था। लिंगशी, यू चे ने हंसते हुए कहा, जब हम छोटे थे मेरे पास कोई गहरी ताकत नहीं थी और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपकी पीठ के पीछे छिपने का आदी होता था। अभी ऐसा लगता है जैसे हम उस समय में लौट आए हैं, इसलिए अब से मुझे फिर से मेरी रक्षा के लिए आपकी आवश्यकता होगी।
जुए, भले ही मैं अब अपंग हो गया हूँ, हमारी सगाई पहले ही तय हो चुकी है और स्वर्ग के नीचे हर कोई इसके बारे में जानता है, इसलिए अगर आप चाहें तो भी पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अरे अगर मैं आपसे बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें पहले से ही काफी। लिटिल डेमन एम्प्रेस ने उस पर कड़ी नजर डाली और उसके भावपूर्ण शब्दों को काट दिया और ठंडे स्वर में कहा, जब आप उनके साथ अकेले हो तो इस तरह की बातचीत को बचा कर रखें। क्या आपको डर नहीं है कि जिन्ना को इस तरह की बात अजीब लगेगी? हालांकि जब बात आपके सामने आती है तो आपके पास गहन शक्ति न होना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप हमें बिना किसी संचार के पीछे छोड़ देंगे, जैसा कि आपने 4 साल पहले किया था। अब आप मौत की तलाश करना, परेशानी खड़ी करना या अपनी जंगली जई बोना भी भूल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि वह अपनी जंगली जई बोना बंद कर देगा, कैंग यू ने एक छोटे से मुंह के साथ कहा। यू चे, ओह। छोटी दानव महारानी की तारों भरी आंखें चमक उठी और उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसके बाद उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। क्या आप इन पिछले 4 वर्षों के दौरान अपनी इच्छा पूरी करने में कामयाब रहे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैस्मीन से अलग होने के दृश्य उसके दिमाग में घूम गए, जिससे उसके दिल में एक तीव्र दर्द पैदा हो गया। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी वही आरामदायक मुस्कान थी और उन्होंने कहा, चूंकि मैं पहले ही वापस आ चुका हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैं जो लक्ष्य रखता था उसे पूरा करने में कामयाब रहा। सबसे पहले जब वह मू बिंड्यून के साथ ईश्वर क्षेत्र में गया था तो उसने खुद को जो बहाना दिया था वह ये था कि वह जा रहा था ताकि वह जैस्मीन को फिर से देख सके और उसे उचित अलविदा दे सके। उसने उसे दोबारा देखा था और उसने उसे अलविदा भी कहा था। चाहे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने जो चाहा था उसे पूरा कर लिया है। तो फिर ठीक है, लिटिल डेमन महारानी ने बोलना जारी रखा, भविष्य में क्या आप फिर भी उस स्थान पर लौटेंगे? क्या वह ईश्वर लोक में वापस जाएगा? 2 महीनों के दौरान जब वह प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में वापस आया था, उसने इस प्रश्न के बारे में कभी नहीं सोचा था। ऐसा नहीं था कि वह इसके बारे में भूल गया था, ऐसा था कि वह अवचेतन रूप से इस प्रश्न से बच रहा था। 2 माह पहले वह चाहकर भी घर नहीं लौट पाता था, लेकिन उनकी मृत्यु ने उन्हें इस स्थान पर सही वापसी करने की अनुमति दी थी। ईश्वर लोक में वह सभी की दृष्टि में मृत माना जाता था। सारा ध्यान, दबाव और खतरा जिसने उसे घेर लिया था स्वाभाविक रूप से भी नष्ट हो गया था। चमेली मर चुकी है, कैजी मर चुका है, किंग्यू ने पति पत्नी के रूप में हमारे संबंध तोड़ दिए हैं और चंद्रमा देव क्षेत्र में रहने का विकल्प चुना है। शेन शी, मुझे अब उसे देखने और देखने के लिए चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, और मेरे पास मास्टर से मिलने जाने के लिए और भी कम चेहरा है। साथ ही अगर वह लौटना भी चाहे तो अब नहीं लौट पाएगा। मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा, यू चे ने हंसते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। किसी को भी उसके चेहरे पर लगाव या लालसा का जरा भी निशान नहीं दिख रहा था, न ही कोई संकेत था कि वह अपनी किसी भावना को दबा रहा था। यू चे ने उसके बाद अपने हाथ फैलाए। इसके अलावा मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं चाहकर भी वापस नहीं लौट पाऊंगा। चू यूचेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी ये सभी चीजें अब महत्वपूर्ण नहीं है। यू चे ने यू वुक्सिन का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। शिने, आपकी चाची जुएर इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यदि आप उसे अपना स्वामी बनने दे तो कैसा रहेगा? इस तरह तुम बड़े होने के बाद मेरी और अपनी माँ की और भी बेहतर सुरक्षा कर पाओगे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, यू वुक्सिन ने कुछ बार पलकें झपकाई। युन चे ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जुएर, जिन्ना को दिखाओ कि उसका भावी स्वामी कितना शक्तिशाली है। फैंग जुएर के चेहरे पर एक सुंदर और प्यारी मुस्कान दिखाई दी और उसने एक बर्फीला हाथ उठाया और अपने सिर के ऊपर हवा में एक उंगली थपथपाई। स्क्री, एक अतुलनीय रूप से तेज और गूंजती फीनिक्स चीख अचानक उनके ऊपर के असीम आकाश में गूंज उठी।
एक सेकंड में पूरे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के ऊपर का आसमान और यहाँ तक कि ब्लू विंड नेशन को कवर करने वाला आधा आसमान भी लाल रंग में बदल गया था, जैसे कि आसमान डूबते सूरज की रोशनी में ढक गया हो। उनके ऊपर के लाल आसमान में एक विशाल फीनिक्स ने धीरे धीरे अपने पंख फैलाए, जिससे उसके नीचे की दुनिया पर असीमित मात्रा में फीनिक्स आध्यात्मिक दबाव फैल गया। उस पल में पूरा ब्लू विंड नेशन पूरी तरह से शांत हो गया था। फीनिक्स की चीख के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। असंख्य गहन अभ्यासी अपने घुटनों के बल झुक गए क्योंकि उनके शरीर कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी देवता को देखा हो। दिव्य गहन क्षेत्र, भले ही वह केवल दिव्य मूल क्षेत्र में थी, इस स्तर पर सच्ची दिव्यता के रूप में गिने जाने के लिए यह पर्याप्त था। वाह! यू वुक्सिन के छोटे मुंह ने एक बड़ा ओ आकार बनाया। ये निस्संदेह सबसे भव्य, रहस्यमय और अकल्पनीय चीज थी जो उसने अपने पूरे जीवन में देखी थी, और इसने एक ऐसा प्रभाव पैदा किया जो उसके युवा दिल और आत्मा के लिए बहुत तीव्र था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर फेंग जुएर ने अपना ज़ैड हाथ पीछे खींच लिया। तुरंत फीनिक्स की आकृति और आकाश में छाए लाल बादल एक ही समय में गायब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक मनमोहक और भ्रामक स्वप्नलोक वापस ले लिया हो। यू वुक्सिन फेंग जुएर के पास चली गई। उसकी हीरे जैसी तारों भरी आंखें अभी भी चमक रही थीं। चाची जुएर, क्या मैं भी भविष्य में ऐसा कर सकती हूँ? फेंग जुएर ने हल्की सी हंसी उड़ाई। बेशक आप ऐसा करेंगे। आप इस वर्ष केवल 11 वर्ष के हैं, लेकिन आप पहले ही सम्राट गहन दायरे में पहुंच चुके हैं। आप अतीत में अपने पिता से भी अधिक उत्कृष्ट हैं। जब तक आप इस पर कड़ी मेहनत करेंगे, आप निश्चित रूप से बहुत पहले ही ऐसा करने में सक्षम होंगे। मैं सीखना चाहता हूँ। युन वुक्सिन ने उत्साह से कहा, आंटी जुएर, कृपया मुझे सिखाएं। मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगा और उसके बाद इसे माँ को दिखाऊंगा। दुष्ट भगवान की दिव्य आभा, फीनिक्स रक्त रेखा, ड्रैगन भगवान रक्त रेखा। भले ही युन वुक्सिन अभी भी एक छोटी लड़की थी जो अभी तक परिपक्व या विकसित नहीं हुई थी, गहन शक्ति की एक सहज इच्छा उसके रक्त में दबी हुई थी। इसके अलावा जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, ये सहज इच्छा और अधिक तीव्र होती गई। उसके पास संसाधन, अवसर या कोई गहन कला नहीं थी जो उसके अनुकूल हो। यहाँ तक कि उसकी गहरी नसें भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाई थी। इसके अलावा चू यूचिन उसे केवल सबसे अधिक ही दे सका बुनियादी मार्गदर्शन और निर्देश। फिर भी 11 साल की उम्र में वह पहले से ही सम्राट प्रोफाउंड दायरे के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी। अधिपति बनने से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन आज से उसके पास प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे में सबसे अच्छे संसाधन होंगे। उसके पास सबसे अच्छा वातावरण होगा। इससे भी अधिक, उसके शिक्षक के रूप में फेंग जुएर होंगे और वह फीनिक्स के वर्ल्ड ओड को विकसित करने में सक्षम होगी, एक ऐसी कला जो उसके लिए सबसे उपयुक्त थी। तो उसकी भविष्य की वृद्धि, यहाँ तक कि खुद यू चेन ने भी इसका अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। भाई, जीजाजी, ब्रदर इन लॉ। टेलीपोर्टेशन गहन संरचना चमक उठी और इससे पहले कि उस व्यक्ति की आकृति प्रकट होती, उसके भीतर से एक चिंताजनक आवाज पहले ही निकल चुकी थी। युन चे ने पीछे मुड़कर देखा तो जिया युवानबा का पहाड़ी शरीर सीधे उसकी ओर दौड़ रहा था। क्योंकि वह बहुत अधिक उत्साहित था, उसकी गहन ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई थी और उसके हर जोरदार कदम से शाही महल का आधा हिस्सा हिल गया था। युन चे इससे बहुत घबरा गया और उसने बड़ी घबराहट में पीछे की ओर चलना शुरू कर दिया। युआन, स्टॉप 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 स्टॉप, रुकें। फेंग जुएर ने तेजी से अपना हाथ उठाया और एक गहन ऊर्जा अवरोध तुरंत जिया युवानबा के सामने प्रकट हो गया। जिया युवानबा का सिर एक तेज धमाके के साथ बैरियर से टकराया और वह बहुत दूर तक उड़ गया। उसके बाद वह खुश ध्वनि के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति चकित कर देने वाली थी। यू चे का माथा पसीने से लथपथ हो गया था और उसने जिया युवानबा की ओर इशारा किया और जोर से दहाड़ते हुए कहा, युवानबा, आप पहले से ही इतने वर्षों तक एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के संत सम्राट रहे हैं, क्या आप थोड़ा और अधिक प्रतिष्ठित नहीं हो सकते?
यूं चे की वर्तमान छोटी काया को देखते हुए अगर जिया युवानबा अचानक उस पर हमला कर देती तो निश्चित रूप से वह मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिया युवानबा उस दहाड़ से स्तब्ध रह गया, और जैसे ही उसने यून चे के आसपास की लड़कियों को देखा, ऐसी लड़कियां जिनकी हैसियत ही किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होगी, उसे कमोबेश ये समझ में आ गया, ओह क्या मैं भाई को बीच में रोक रहा हूँ, ससुराल का अभी पुनर्मिलन, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। यून चे उसकी ओर बढ़ा, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे पास अब कोई गहरी ताकत नहीं है, इसलिए यदि आपने थोड़ा सा बल प्रयोग किया तो यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा, अगर आप ऐसे हैं तो आप मेरी बेटी को आसानी से डरा देंगे। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने जोर से हंसा और पूरी तरह से चकित जिया युवानबा को कसकर गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। बादलों की चोटियों के ऊपर म्यूजुआनिन ने चुपचाप यून चे को देखा, उसकी नजर एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हुई। अंत में वह, जिसे एकांत में रहना चाहिए था, म्यू बिंगयुन से ब्लू पोल स्टार के निर्देशांक के बारे में पूछने लगी थी। वह यू चे के परिवार को ढूंढना चाहती थी और उन्हें उसकी मृत्यु की सूचना देना चाहती थी। उसके बाद वह उन्हें अपने बाकी जीवन के लिए समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त हेवनली लेक जेड पैलेट्स छोड़ना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसके परिवार को ढूंढ पाती, उसने उसे ढूंढ लिया। यून चे, जिसे पहले ही मर जाना चाहिए था, उसकी दृष्टि में जीवित और स्वस्थ दिखाई दिया। उसके पास अब कोई गहरी ताकत नहीं रही और उसका रूप बहुत गिर गया था। लेकिन वह निश्चित रूप से यू चे थी, वह पहली नजर में ही आश्वस्त हो गई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह दौड़कर उसके सामने आना चाहती थी, लेकिन उसके चारों ओर महिलाओं की भीड़ देखकर, उसे जोर जोर से हंसते हुए देखकर और अपने दोस्तों को कसकर गले लगाते हुए, उनकी आभा और उनके दिलों को महसूस करना जो दृढ़ता से उस पर टिके हुए थे। अंत में उसने पीछे हटने का फैसला किया। उसने यू चे को पहले कभी इतना तनाव मुक्त और खुश नहीं देखा था। स्नो सॉन्ग दायरे में उन्होंने प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लेने में सक्षम होने के लिए सख्त प्रशिक्षण और खेती की थी। स्नो सॉन्ग दायरे के बाहर वह हमेशा खतरे और दबाव से घिरा रहा, और अंत में उसे भी निशाना बनाया गया। संपूर्ण पूर्वी दैवीय क्षेत्र में सबसे भयानक व्यक्ति, और उसे पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में ड्रैगन क्वीन शेनशी के क्षेत्र के भीतर मू जुआनेन को इस बारे में और भी कम पता था कि वह कैसे कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि ईश्वरलोक में बिताया उसका हर एक दिन अत्यंत दम्भोटू वातावरण में बीता था। हालांकि ये स्थान उनका घर था, यही वह स्थान था जहां उनका जन्म हुआ था। भले ही उसने अपनी सारी गहरी ताकत खो दी थी, लेकिन सारा खतरा और दबाव भी पूरी तरह से गायब हो गया था। उसे घबराने या आशंकित होने, अपनी जान जोखिम में डालने, हर जगह भागने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे अपने दांतों की खाल के सहारे जीवित रहने की जरूरत थी। इस दुनिया में सबसे मजबूत आभा उन लोगों की थी जो उसके पक्ष में खड़े थे। कोई भी उसे दोबारा धमकी नहीं दे सकता या उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके साथ की महिलाएं, उनमें से हर एक के पास ऐसी सुंदरता थी जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। एक पुरुष के लिए ये निस्संदेह आदर्श जीवन था। ये भी ठीक है, वह धीरे से मन ही मन बुदबुदाई। उसकी आकृति हवा में ही स्थिर हो गई और उससे फिर मिलने की इच्छा उसके दिल में गायब हो गई, जैसे कि उसे नर्म बादलों द्वारा दूर ले जाया गया हो। बात सिर्फ इतनी थी कि किसी अजीब कारण से उसकी दृष्टि और अधिक धुंधली होती जा रही थी, जैसे कि उसकी छाती पर कुछ दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके लिए बहुत लंबे समय तक सांस लेना असंभव हो गया था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। अध्याय 1374 शाही नौकरानी। देवर जी, आपने अपनी गहन शक्ति कैसे खो दी? और यदि आपके पास कोई गहन शक्ति नहीं थी तो आप ईश्वर लोक से वापस कैसे आए? जिया युवानबा ने वह प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता था। ये बहुत जटिल है, मैं आपको इसके बारे में भविष्य में बताऊंगा। यह एकमात्र उत्तर था जो यून चे दे सकता था। उसके पुनरुत्थान के पीछे के उतार चढ़ाव जटिल और समझ से परे दोनों थे।
वह संभवतः उन्हें यह नहीं बता सका कि वह केवल इसलिए लौटा था क्योंकि वह मर चुका था। क्या वह ऐसा कर सकता है? ओह ठीक है, यू चे ने कहा, जब मैं ईश्वर के दायरे में था, मैंने पाया। यू चे ने अचानक खुद को रोक लिया। वह जिया युवानबा को बताना चाहता था कि उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में जिया क्विंग्यू मिला है, और उसे अपनी मां के स्थान के बारे में पता चला है। हालांकि, इसका मतलब ये भी था कि युवानबा अपने निष्कर्षों से प्रेरित होकर, शायद उन्हें खोजने के लिए ईश्वरीय क्षेत्र की ओर निकल पड़े, जब वह एक दिन दैवीय गहन क्षेत्र में साधना करेंगे। जिया युवानबा का जन्म युवगो के दिव्य स्टेनलेस शरीर की बदौलत अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसों के साथ हुआ था। ईश्वर क्षेत्र में कुछ वर्ष बिताने के बाद, युनचे अच्छी तरह से जानता था कि अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें वास्तव में कितनी अविश्वसनीय थीं। यदि युवानबा वास्तव में दैवीय मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, तो निचले स्तर का हीन वातावरण भी उसे रोकने वाला नहीं था। ये बस समय की बात होगी। लेकिन जब उन्हें याद आया कि दोनों महिलाएं इस समय मून गॉड क्षेत्र में थीं, एक विमान जो युवानबा की पहुंच से बहुत दूर था, जब उन्हें याद आया कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के जीवित रहने के नियम निचले क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर थे, और जब उन्हें याद आया यही कारण है कि न तो युवगु और न ही जिया क्विंग्यू घर लौट पाए, युन चे ने विराम के बाद तुरंत खुद को सुधारा और कहा, मुझे कुछ गहन कलाएं मिली जो आपके लिए काफी उपयुक्त हैं। मैं आपको उनके बारे में किसी और दिन बताऊंगा। वाह, वास्तव में जिया युवानबा इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें उभरी हुई थीं। अत्याचारी सम्राट की दिव्य शिराओं के स्वामी के रूप में युवानबा की अपने गहन तरीके को बेहतर बनाने की इच्छा उस दिन उसका नंबर 1 जुनून बन गई, जिसने उसकी आत्मा में जड़ें जमा ली। यही कारण है कि यूचे द्वारा ईश्वर क्षेत्र की गहन कला के उल्लेख ने उसके दिल में मौजूद हर लौ को प्रज्वलित कर दिया था। कहो, यू चे ने पूछने से पहले जियान युवानबा के लगातार हास्यास्पद शरीर के आकार पर एक नजर डाली, क्या तुमने किसी को ढूंढ लिया और मेरे जाने के बाद शादी कर ली? शादी की? जियान युवानबा उलझन में दिखे, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं शादी क्यों करना चाहूंगा? उद्धरण चिन्ह ... कोई बात नहीं, मान लीजिए कि मैंने कभी नहीं पूछा, युन चे ने चिंता की दृष्टि से उत्तर दिया। उम्र के हिसाब से जिया युवानबा उनसे केवल 1 वर्ष छोटा था, और उनका अपना बच्चा पहले से ही 11 वर्ष का था। लेकिन न केवल युवानबा ने अपने पूरे जीवन में किसी महिला को नहीं छुआ था, बल्कि उन्हें उनमें दूर दूर तक कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी के संत सम्राट और पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में सबसे मजबूत गहन चिकित्सकों में से एक के रूप में, ये व्यक्ति व्यवहारिक रूप से अपने पहले के सभी संत सम्राटों के लिए अपमानजनक था। बहुत समय पहले जैस्मीन ने कहा था कि एक गहन अभ्यासी जिसकी अत्याचारी सम्राट की दिव्य नसें जागृत हो गई थी, एक सनकी में बदल जाएगी जो गहन मार्ग और केवल गहन मार्ग से ग्रस्त था। वह सही थी। ज़ुएर कई, मुझे वर्ल्ड रोड ऑफ द फीनिक्स और गोल्डन क्रोज रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड का पूरा संस्करण भी मिल गया है। मैं उन्हें बाद में तुम दोनों को सिखाऊंगा। आह, फैंग ज़ुएर ने सुखद आश्चर्य से कहा, वर्ल्ड रोड ऑफ द फीनिक्स का पूरा संस्करण? एमेन। फीनिक्स के संपूर्ण वर्ल्ड रोड में कुल 10 चरण हैं, और मैंने इसे तब हासिल किया जब मैं फ्लेम गॉड रियलम नामक एक सितारा क्षेत्र का दौरा कर रहा था। ये वहां की फीनिक्स स्पिरिट ही थी जिसने मुझे फीनिक्स का संपूर्ण वर्ल्ड रोड उपहार में दिया। वास्तव में उसने न केवल फीनिक्स और गोल्डन क्रो की दिव्य कलाओं का पूर्ण संस्करण प्राप्त किया, बल्कि उसके पास था यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकें, वर्ल्ड इल्यूमिनेटर रेड लोट्स और 9 सन्स हेवंस फ्यूरी भी विकसित की। दुर्भाग्य से ये सब अब अतीत में है। हम भविष्य में इस बारे में बात करेंगे। ज़ुएर की तुलना में लिटिल डेमन एम्प्रेस की प्रतिक्रिया हल्की थी। हालांकि अभी के लिए आइए हम डेमन इंपीरियल सिटी लौटे और पिता और माँ से मिले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की ओर देखते ही उसका दिल ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ा। क्या पिता और माँ ने मेरी वापसी के बारे में पहले ही सुना है? लिटिल डेमन महारानी ने उत्तर दिया, यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें एक संदेश भेजा था। वे इस समय तुम्हें देखने के लिए काफी उत्सुक महसूस कर रहे होंगे। ठीक है,
यू चे उठे और यू वुक्सिन को अपनी तरफ खींच लिया। शिने, चलो तुम्हारे दादा और दादी से मिलने चलते हैं। लेकिन चू यूचेन ने अचानक कातर आंखों से कहा, मैं जमे हुए बादल एसगार्ड के चारों ओर एक नजर डालना चाहता हूँ। सबसे पहले यून चे उसके गुस्से से आश्चर्यचकित थी। फिर जवाब ने उसे चौंका दिया और उसके होठों का कोना थोड़ा मुड़ गया। जाहिरा तौर पर चू यूचेन भी मंच के डर से अछूता नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। मैं बाद में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में आपके साथ चलूंगा, लेकिन अभी यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम पिता और माँ से मिलें। क्या मैं सही हूँ? यदि तुम नहीं आओगे तो मेरी माँ निश्चित रूप से मुझे पीट पीट कर मार डालेगी। चू यूचेन ने कमजोरी से अपना हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन हार मानने से पहले वह इतना ही प्रतिरोध कर सकी। बड़ा भाई हितैषी, अचानक फैंग जियान र ने डरपोक स्वर में कहा, क्या मैं आपके साथ मायावी दानव क्षेत्र में भी जा सकता हूँ? युन चे थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने तुरंत उत्तर दिया, बेशक आप कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम जब चाहो मुझे इंपीरियल डेमन सिटी में पा सकते हो। क्या मेरा मतलब यह है? फैंग जियान र ने घबराहट से अपना सैश दबाते हुए नीचे देखा। लॉर्ड फीनिक्स भगवान ने मुझे आपकी निजी नौकरानी बनने का, हर समय आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है, उस दिन तक जब तक वह इस दुनिया से चला नहीं जाता। वह बमुश्किल अपना वाक्य पूरा कर पाई थी, और जब तक उसने वाक्य पूरा किया, उसकी ठुड्डी उसकी छाती में धंसने का खतरा पैदा कर रही थी। बहुत देर बाद तक उसने ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की। छोटी दानव महारानी सुलिंगर जियोलिंगजी ए फैंग जुएर अंडरस्को चू यूचेन जिया युवानबा ओ उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने लड़कियों की प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालने से पहले एक बार अपनी नाक की नोक को खुजाया। फिर उसने ध्यान से कहा, तुम्हारा भगवान फीनिक्स भगवान शायद अक्सर अपनी सीमाओं से परे नहीं देखता है ना? युन परिवार मायावी दानव क्षेत्र में सबसे मजबूत संरक्षक परिवार है, इसलिए वहां कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की बात है, मेरी सुरक्षा एक समस्या से भी कम नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्क सेंचुरी युवानबा का है, डिवाइन फीनिक्स संप्रदाय जियाने का है, और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड मेरा, मुझे लगता है। इसलिए मुझे अत्यधिक संदेह है कि मैं किसी भी खतरे में पड़ूंगा, चाहे वह गहरा आकाश महाद्वीप हो या भ्रामक दानव क्षेत्र। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोशिश करूं तो भी मैं इसमें शामिल हो सकता हूं। फैंग जियाने, इसके अलावा आप फीनिक्स के वंशज हैं ना? ऐसी पहचान के साथ इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको अपनी नौकरानी के रूप में रखने का हकदार हो, यू चे ने कहा। उसी समय उसने अपने दिमाग में शिकायत की, क्या उस फीनिक्स सोल ने गंभीरता से अपने सबसे शुद्ध, सबसे प्रतिभाशाली वंशजों में से एक को उसकी नौकरानी बनने के लिए कहा था? क्या इसका दिमाग खराब हो गया या कुछ और? लेकिन कैंग यू ने मुस्कुराते हुए बोलने के लिए इस पल को चुना, ये जियान र के प्रति थोड़ा अन्यायपूर्ण है, लेकिन मुझे यह व्यवस्था हमारी जरूरतों के लिए बिल्कुल सही लगती है। एमेन। युन चे एक बार फिर चकमा खा गया। कैंग यू ने मुस्कुराने से पहले जियान र पर एक नजर डाली। बड़ी बहन कई इल्यूस्ट्री डेमन दायरे की छोटी दानव महारानी है, और ऐसी कई चीजें हैं जिनमें उसे खुद को व्यस्त रखने की जरूरत है। बड़ी बहन यूचेन को वुक्सिन की देखभाल करनी है। जुएर दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय गुरु हैं, और संप्रदाय को अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता है। लिंगजी को दादाजी जियो की देखभाल करने की जरूरत है। लिंग र को इसकी जरूरत है उसकी चिकित्सा का अभ्यास करे, और मुझे अपना राष्ट्र स्वयं संभालना है। संक्षेप में, हम में से कोई भी हर समय आपके साथ रहने में सक्षम नहीं है, पतिदेव। लेकिन जियाने एक शुद्ध हृदय वाली आत्मा है जो शांति की भूमि में पली बढ़ी है। उसके पास करने के लिए कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं है, और वह सम्राट गहन क्षेत्र में है। अगर वह आपकी देखभाल करने और हर समय आपकी रक्षा करने के लिए आसपास होती तो हम सभी अधिक सहज महसूस करते। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे का मुंह खुला रह गया।
वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वह सोच सके जो कैंग यू के तर्क का बिल्कुल भी विरोध कर सके। इसके अलावा ये फीनिक्स भगवान की इच्छा है ना? ऐसा आदेश देने के लिए उसके अपने कारण होने चाहिए। वास्तव में यही सबसे बड़ा कारण था कि कैंग यू इस व्यवस्था से सहमत हो गया था। उसने फेंग जियान को गर्म और ईमानदार आंखों से देखा और कहा, तो जब तक हम चले जाएं, कृपया हमारे पति का ख्याल रखना, जियान एमेन। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी, फेंग जियाने ने अभी भी सिर झुकाए हुए उत्तर दिया। अभी उसमें किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी, खासकर यू चे में। ठीक है, ये तो तय हो गया। पिताजी और माँ पहले से ही बहुत चिंतित हो रहे होंगे, तो चलिए अब उन्हें और इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना? कैंग यू ने यूचे को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की दिशा में धीरे से धकेलने से पहले कहा। उस समय यूचे ने सभी 4 पवित्र भूमियों को प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे दोनों को जोड़ने वाले एक सुपर लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के निर्माण के लिए भारी मात्रा में संसाधनों का उपयोग करने का आदेश दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए यू परिवार के निवास, ब्लू विंड इंपीरियल सिटी, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में कुछ छोटे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी स्थापित किए थे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने सन मून डिवाइन हॉल और माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन दोनों को हटा दिया, क्योंकि वे उपयोगी नहीं रह गए थे। जब युन चे ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से बाहर कदम रखा, तो तुरंत एक विशाल स्थान ने उसका स्वागत किया। युन चे ने जोर से चिल्लाया और सामने की ओर दौड़ा, आंगन के दरवाजों के पार चला गया और युन किंगहोंग और मू योरू को उसका इंतजार करते हुए पाया। घुटनों के बल गिरते ही युन चे की आंखें कांप उठी। फिर वह फुसफुसाया, पिताजी, माँ, आपका बेटा अविवाहित है। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक फिर से चिंतित कर दिया है। एमेन। युन क्विंगहोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, आपने सुरक्षित रूप से घर आकर सबसे बड़ी पितृभक्ति दिखाई है। खुश करना। मू योरू आगे बढ़ी और उसे दोनों हाथों से उठा लिया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज सिसकने लगी, यह अच्छा है कि तुम घर पर हो। पिछले कुछ सालों से माँ। ठीक है, युन किंगहोंग ने हंसते हुए कहा, अब जब चियर सुरक्षित और स्वस्थ होकर लौट आया है, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मू योरू ने मुस्कुराने से पहले अपने आंसू पोंछे, मैंने सुना है कि तुमने कई से अपनी गहरी ताकत खो दी है। ये सब बुरा नहीं है। अतीत में आप युन परिवार और हमारी रक्षा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। अब माँ अंततः एहसान का बदला चुका सकती है और अपने बच्चे की रक्षा कर सकती है। एमेन। युन चे ने नम आंखों के साथ दृढ़ता से सिर हिलाया, यहाँ से मैं हमेशा आपके अधीन रहूंगा। मैं आप दोनों को अब और चिंता नहीं करवाऊंगा। युन क्विंगहोंग को युन चे की अभिव्यक्ति या शब्दों से वह अंधेरा नहीं मिला जिसके बारे में वह चिंतित था, इसलिए उसे राहत भी थी और अपने बेटे पर गर्व भी था। वास्तव में उसे ये लगभग अकल्पनीय लगा कि युन चे किसी तरह भाग्य के इतने कठोर और भयानक मोड़ पर काबू पाने में कामयाब रही। फिर उसने यूचे के पीछे खड़ी फीनिक्स लड़की की ओर देखा और पूछा, चियर, यह महिला कौन है? फेंग जियान आगे बढ़े और उनकी ओर झुके। इस जूनियर का नाम फेंग जियान है। मैं बिग ब्रदर बेनिफेक्टर की निजी नौकरानी हूँ। अंकल और आंटी को बधाई देती हूँ। नौकरानी। युन क्विंगहोंग की भौहें थोड़ी हिल गईं और उसकी विशेषताओं में आश्चर्य का रंग भर गया। फेंग जियान एक फूल की तरह सुंदर और एक ऑर्किड की तरह सुगंधित था। उसकी फीनिक्स आभा ने उसे बड़प्पन की एक अवर्णनीय भावना भी दी, जिस तरह की महिलाओं को भी नहीं राजकुमार की हवेली हासिल करने की उम्मीद कर सकती है। और उसकी खेती, आखिर वह एक निजी नौकरानी कैसे हो सकती है? इसके बारे में इसे समझाने में कुछ समय लगेगा, युन चे ने जवाब देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। वह स्वयं अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पाया था, लेकिन मू योरू ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी और कहा, ये ठीक है, माँ सब कुछ समझती है। जियान चूंकि आप चियर की निजी नौकरानी हैं, कृपया चियर की अच्छी देखभाल करें और इस जगह को अपने घर की तरह माने, ठीक है? उद्धरण चिन्ह ...
हाँ महोदय, फैंग जियान फिर से झुके। युन चे ने ऊपर देखा। क्या आप कुछ गलत समझ रही हैं, माँ? सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा आप चाहते हैं, तो संभवतः कौन सी गलतफहमी हो सकती है? मु योरू ने अपने पीछे देखने से पहले मुस्कुराते हुए कहा, किसके बारे में बोलते हुए? क्या आप अपने साथियों का परिचय कराना चाहेंगे? युन चे अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा और तभी उसने देखा कि न तो चू यूचेन और न ही युन वुक्सिन ने उसका पीछा किया था। वे आंगन के गेट के पीछे छिपे हुए थे और बस थोड़ी सी आस्तीन दिखा रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आंगन के गेट पर वापस भागने से पहले युन चे ने एक बार अपने सिर पर थप्पड़ मारा। फिर उसने युन क्विंगहोंग और मु योरू की दृष्टि में खींचने से पहले उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। चू यूचेन एक निर्दयी, संवेदनाहीन व्यक्ति थी, जिसने अपने पूरे जीवन में सांसारिक रीति रिवाजों की कोई परवाह नहीं की, या कम से कम वह अब तक खुद को यही मानती थी। किसी भी कारण से उसने कभी इतना डरपोक महसूस नहीं किया था जितना यू चे के माता पिता का सामना करते समय किया था। इसकी तुलना में यू वुक्सिन 1/3 शर्मीले और 2/3 जिज्ञासु थे। पिताजी, माँ, यू चेन ने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर गंभीरता से कहा, ये यू चेन है और यह हमारी बेटी है। 12 साल तक उन दोनों को खोने के बाद आखिरकार मैंने उन्हें पा लिया है। युन क्विंगहोंग और मु योरू एक ही समय में हिंसक रूप से कांपने लगे। यू चान, म्यू योरू को ये नाम कैसे नहीं पता था। जिस दिन से उसे दुर्घटनावश फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की महिलाओं से घटना के बारे में पता चला, यह उसके दिल में एक स्थायी गांठ बन गई थी। म्यू योरू की आंखें तुरंत धुंधली हो गईं जब उसने चू यूचेन और उस लड़की को देखा जिसका वे हाथ पकड़े हुए थे, वह लड़की जो खून से उनसे बंधी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने से वह पीछे की ओर गिर गई। युन किंगहोंग ने जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ने के लिए तेजी से काम किया। इस बीच चू यूचेन पहले से ही धीरे धीरे झुक रहा था। नीली हवा की महिला चू यूचेन अंकल और आंटी का स्वागत करती है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युन क्विंगहोंग एक ऐसे पितामह थे जो पारिवारिक विनाश के बावजूद भी शांत रहे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इतने हिल गए थे कि इस समय उनके पास शब्द भी नहीं थे। युचान, चू यूचान को अपने पैरों पर खड़ा करने से पहले मु योरू ने युन किंगहोंग को धीरे से धक्का देते हुए आंसू बहाए। आखिरकार चेयर ने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन कैसे? युन परिवार संभवतः आपका हमारा ऋण कैसे चुका सकता है? बादलों के ऊपर म्यू जुवानेन ने आखिरकार अपनी नजर यू चे से हटा ली और फिर मुड़कर बिना कोई आवाज किए चली गई। उसने अपने पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा, बिल्कुल एक हल्के बादल की तरह जिसे एक हवा के झोंके से उड़ा दिया जा सकता था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां अध्याय 1375 सभी संबंधों को तोड़ना। डेमन इंपीरियल सिटी के ऊपर हवा में लिटिल डेमन महारानी चुपचाप यू चे को उसके माता पिता के साथ पुनर्मिलन को देखती रही, लेकिन उसने उन्हें परेशान नहीं किया। क्या वास्तव में उसके लिए अपनी गहन शक्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है? उसने सु लिंगर से पूछा कि उसके पास कौन था। सु लिंगर ने धीरे से उत्तर दिया, इस दुनिया में निरपेक्ष जैसी कोई चीज नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी गहरी नसें बहुत अनोखी हैं, इसलिए मुझे डर है कि संभावनाएं वास्तव में क्षीण हैं। शायद मास्टर के पास कोई रास्ता हो। सु लिंगर ने अपने वाक्य का उत्तरार्ध बहुत धीरे से कहा था। उसने अभी यू चे के शरीर की स्थिति की जांच की थी। ये स्पष्ट था कि अगर यू गु वहां था, तो उसे भी होना चाहिए था कुछ भी करने में शक्तिहीन। लिटिल डेमन महारानी की आंखें धुंधली हो गईं और वह लंबे समय तक चुप्पी के बाद ही बोली, अगर अंत में हम इसके बारे में वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हमें अभी भी उसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए हर रास्ते और संभावना को आजमाने की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कीमत। वह यू चे को अपंग में बदलना स्वीकार कर सकती थी, क्योंकि वे अभी भी रक्षा कर सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि उसके सिर पर एक भी बाल को नुकसान न पहुंचे। वह ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि वह भविष्य में उससे पहले जाएगा। एक साधारण शरीर का मतलब एक साधारण जीवन काल भी होता है। मन
सु लिंगर ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट वादा नहीं कर पाई कि यह काम करेगा। उसने धीरे से बोलने से पहले अपनी निगाहें नीचे की ओर घुमाई। मुझे बहुत समय पहले पता चला था कि बिग सिस्टर यूचेन कभी ब्लू विंग नेशन की नंबर 1 सुंदरी थी, और जैसा कि यह पता चला है, ये पूरी तरह से सच था। अंत में उसने फिर भी उसका पूरा फायदा उठाया, लिटिल डेमन महारानी ने हल्की खर्राटे के साथ कहा। सु लिंगर अपने होठों को ढकने से खुद को नहीं रोक सकी और उसने कहा, ये सही है। यह आपके लिए विशेष रूप से सच है, छोटी दानव महारानी। आपके पास जो कुछ भी था उसका लाभ उठाया जाना चाहिए था और कभी नहीं उठाया जाना चाहिए था। उसने उन सभी का पूरी तरह से लाभ उठाया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। छोटी दानव महारानी की खूबसूरत आंखें बिजली की तरह तेजी से दूर हो गईं। उन आंखों में थोड़ा अव्यवस्थित भाव उभर आया था। बेशक वह जानती थी कि सु लिंगर किस बारे में बात कर रही थी। यू चे से शादी करने के बाद उसने मूल रूप से सोचा था कि उसके जीवन के केवल 3 साल बचे हैं और उसकी सबसे बड़ी इच्छा यू चे के साथ एक बच्चा पैदा करने की थी, दानव सम्राट की वंशावली को जारी रखने के लिए। उस समय युन चे ने उसे बहुत गंभीर और ईमानदार तरीके से बताया था कि उसे जल्दी से एक बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए प्यार करते समय लगातार सभी प्रकार की मुद्राओं और स्थितियों में बदलाव करने की कोशिश करनी होगी, और उन्हें ऐसा करना भी होगा, यह अलग अलग जगहों पर। जब पुरुष और महिला के बीच मामलों की बात आती है, तो लिटिल डेमन महारानी सफेद कागज का एक पूरी तरह से कोरा टुकड़ा थी। इसके अलावा युन चे एक प्रतिभाशाली डॉक्टर था जिसके नाम ने पूरे इल्यूसरी दानव क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था। उसने स्वाभाविक रूप से उसकी बात को कानून के रूप में लिया। परिणामस्वरूप उस अवधि के दौरान वह प्रतिष्ठित इल्यूसरी डेमन दायरे की छोटी दानव महारानी को हर दिन युन चे द्वारा सभी प्रकार के शर्मनाक पोज और पोजीशन प्रदर्शित करने के लिए मजबूर किया जाता था। शर्मनाक पोज और पोजीशन जो वेश्यालय की लड़कियां भी करती थी, कोशिश करने में बहुत शर्म आती है। चाहे उसके अनुरोध कितने भी अपमानजनक क्यों न हो, वह अतुलनीय रूप से आज्ञाकारी तरीके से उसकी बात सुनती और उसके साथ सहयोग करती। युन चे के ईश्वर लोक में चले जाने के बाद ही, जब वह फैंग जुइर और सु लिंगर कुछ लड़कियों की बातों में लगे थे, तभी उसे पता चला कि वास्तव में युन चे ने उसे हर बार अपवित्र और अपमानित किया था। एक दिन ओह, जरा देखो तो मैं आज उससे कैसे निपटूंगा, छोटी दानव महारानी ने हल्के से दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, सु लिंगर ने हाथ से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, तो फिर मैं तुम्हें आज रात उसे अपने पास रखने दूंगी। बेहतर होगा कि आप वे सभी लाभ वापस अर्जित कर ले जो उसने आपसे लिए हैं। अरे हाँ, बिग ब्रदर युन चे को ये सबसे ज्यादा पसंद है। उसने अपने होंठ लिटिल डेमन महारानी के कानों के पास रखे और धीरे से बाकी बातें उसे फुसफुसा कर सुनाई। %. लिटिल डेमन एम्प्रेस का जेड चेहरा तुरंत लाल रंग की बेहद कोमल और सुंदर छाया में रंगा हुआ था। उसके बाद वह तेजी से घूमी और तेजी से पीछे हट गई। सु लिंगर ने अपने होंठ भींचते हुए हल्की हंसी दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई थी। वहां निश्चित रूप से एक रास्ता होना चाहिए, उसने अपनी सांसों में बुदबुदाया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र, स्नो सॉन्ग क्षेत्र, आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल। म्यू जुवानयन एक ऐसे आकाश से उतरा जो उड़ने से भरा हुआ था बर्फ। जब वह धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों में एक ठंडा और अनुपस्थित मन का भाव था, और उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया कि म्यू बिंग्युन पहले से ही अंदर थी। बड़ी बहन, ये देखकर कि उसकी बहन वापस आ गई है, मू बिंग्युन आगे बढ़ी और पूछा, क्या आप उसके परिवार को ढूंढने में कामयाब रहे? उद्धरण चिन्ह ... मैंने उन्हें ढूंढ लिया, म्यू जुवानेन ने लकड़ी की आवाज में उत्तर दिया। क्या तुमने उन्हें बताया? मू बिंग्युन आगे बढ़े। दोनों बहनें एक साथ खड़ी थीं और तुरंत सबसे सुंदर दृश्य चित्रित कर रही थी जो स्नो सॉन्ग क्षेत्र में दिखाई दे सकता था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जब मू जुआनिन ने ये शब्द कहे तो उसकी ठंडी आवाज काफी नर्म और फुसफुसाहट वाली लग रही थी।
म्यू बिंगयुन वह व्यक्ति था जिसने म्यू जुआनिन को इस दुनिया में सबसे अच्छे से समझा। हालांकि वह बता सकती थी कि म्यू जुआनिन की नजर से कुछ दूर था, उसने इसके बारे में नहीं पूछा। इसके बजाय उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, अगर बड़ी बहन को नहीं पता कि इस विषय पर कैसे बात करनी है, तो मुझे जाने और उसके बजाय ऐसा करने की अनुमति दें। आपको जाने की अनुमति नहीं है। म्यू बिंगयुन द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के तुरंत बाद म्यू जुआनिन की आवाज तेजी से जवाब देने लगी। क्यों? म्यू बिंगयुन ने थोड़ी सी नाराजगी के साथ पूछा। मैंने कहा था कि आपको जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आपको जाने की अनुमति नहीं है। एक बार जब ये शब्द उसके होठों से निकले तो उसे अपने स्वर की चिंता और रूखेपन का एहसास हुआ। जैसे ही उसका स्वर नर्म हुआ, उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। यद्यपि यूचे मर चुका है, लेकिन उसने अतीत में जो हंगामा मचाया था वह बहुत बड़ा था, और उसके पास जो रहस्य थे वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें बहुत से लोग अभी भी खोजना चाहते हैं और के पीछे भागो। इसके अलावा ईश्वर क्षेत्र में उनकी यात्रा का शुरुआती बिंदु हमारा स्नो सॉन क्षेत्र था, इसलिए इस बिंदु पर अभी भी कई लोगों की निगाहें हम पर होंगी। मैं मून स्प्लिटिंग कैस्केड का उपयोग कर सकता हूं, इसलिए कोई भी मेरे आने और जाने का पता नहीं लगा पाएगा। हालांकि यदि आप उस स्थान की यात्रा करते हैं और कोई आपकी राह पकड़ लेता है, तो हो सकता है कि आप उस स्थान को खतरे में डाल दें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उनकी आंखों के मिलने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने हल्की आह भरी और कहा, मैं समझती हूँ। उसकी परी जैसी आकृति घूमी और धीरे धीरे चली गई। जब वह हॉल के दरवाजे के पास पहुंची तो उसके पैर रुक गए और उसकी खूबसूरत आंखें हल्की हल्की बंद हो गईं और वह धीमी आवाज में बोली, बड़ी बहन, क्या आपको एहसास हुआ? अतीत में तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, जब तक इसका उससे कुछ लेना देना है, आप हमेशा या तो विषय से बचते रहे या सच्चाई छिपाते रहे। म्यू जुआनिन, हम खून से जुड़ी बहनें हैं, हम एक दूसरे का एकमात्र परिवार हैं। आप इसे किसी और से छिपा सकते हैं, आप खुद से झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपने सच में सोचा था कि मैं कुछ भी नोटिस नहीं करूंगा? म्यू जुआनिन की निगाहें परेशान हो गईं। भले ही वह एक जूनियर है, भले ही आप दोनों मास्टर और छात्र हैं। म्यू बिंगयुन का नाजुक सिर ऊपर उठ गया जब उसने इंद्रधनुष जैसी उड़ती बर्फ को ऐसे शब्दों के रूप में देखा जिन पर विश्वास करना उसके लिए अभी भी मुश्किल हो रहा था। होंठ, सृजन ईश्वर की शक्ति को धारण करते हुए, वह निडरता से आपके लिए इन्फर्नो जेल में सींग वाले अजगर का सामना करने गया। उन्होंने पिछले 4 गॉड चिल्ड्रेन को हराने के लिए केवल 3 छोटे वर्षों का उपयोग किया। इसके अलावा उसने स्टार गॉड क्षेत्र को भारी उथल पुथल में डाल दिया और स्वर्गीय वध स्टार गॉड को दुष्ट शिशु इस प्रकार के मनुष्य में बदलने के लिए तैयार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि बिग सिस्टर के लिए उसके जैसे किसी व्यक्ति को पसंद करना असंभव है। इसके विपरीत, म्यू बिंगयुन की छाती ऊपर उठी और उसके बर्फीले वस्त्रों के नीचे गिर गई, लेकिन वह जारी नहीं रही। इसके बजाय वह एक बार फिर जाने लगी। वह मरा नहीं है, म्यू जुआनिन की आवाज उसके पीछे से सुनाई दी। उसके पैर एक बार फिर रुक गए जब म्यू बिंगयुन ने उसके शरीर को इधर उधर झटका दिया। तुमने क्या कहा? वह मरा नहीं है, म्यू जुआनिन ने दोहराया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उस ग्रह पर जिसे नीला ध्रुव तारा कहा जाता है, मैंने उसे फिर से देखा। म्यू बिंगयुन तेजी से आगे बढ़ी। उसकी बर्फीली आभा थोड़ी अव्यवस्थित थी, लेकिन उसकी आत्मा का क्रिस्टल स्पष्ट रूप से टूट गया था और आपने उसकी मृत्यु का कारण और वह स्थिति भी देखी जिसमें उसकी मृत्यु हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता। म्यू जुआनिन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन वह वही है, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकती। बात सिर्फ इतनी है कि उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी है। शायद उसने मौत से बचने के लिए किसी तरह का तरीका अपनाया और उसे उसी स्थान पर लौटा दिया गया जहां उसका जन्म हुआ था। लेकिन जो कीमत उसे चुकानी पड़ी वह उसकी सारी ताकत और शक्तियों का नुकसान था।
भले ही उसने जो कहा था वह बहुत ही अकल्पनीय था, मू जुआनिन ने इसे इतने आत्मविश्वास से कहा था कि मू बिंगयुन के पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर आप? मैंने उसे नहीं देखा, मू जुआनिन ने कहा। जब उसने आखिरकार मू बिंगयुन की ओर अपनी निगाहें घुमाई, तो उसकी आंखें असाधारण रूप से शांत हो गई थी। वो वहां बहुत अच्छा कर रहा है। यद्यपि उसने अपनी गहन शक्ति खो दी है, फिर भी उसके शरीर में कोई खराबी नहीं है। वहां उसके माता पिता और रिश्तेदार हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उसके दोस्त हैं, उसकी पत्नियां हैं, और यहाँ तक कि उसकी एक प्यारी बेटी भी है। उस दुनिया की सभी सबसे मजबूत आभा और सबसे अच्छी महिलाएं उसके पक्ष में हैं। कोई खतरा नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दुश्मन नहीं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे धमकी दे सके। इससे भी अधिक, मेरे जैसा कोई गुरु नहीं है। एक गुरु जो उसके प्रति हमेशा कठोर और निर्दयी होता है। एक गुरु जो हमेशा उसे डांटता और डांटता है। अपने ग्रह पर बिताया गया हर एक दिन ईश्वर लोक में बिताए गए एक दिन से 1,00,000 गुना बेहतर है। ऐसे में हमें उसे फिर से परेशान क्यों करना चाहिए? लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं है। म्यू जुआनिन की नजर और अधिक स्पष्ट और ठंडी हो गई। ये सोचना कि स्वर्गीय वध सितारा भगवान पहले ही मर चुका है, वास्तव में कुछ ऐसा है जो उसे जीवन भर पीड़ा देगा। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि वह मरी नहीं है, तो यह वर्तमान शक्तिहीन उसके लिए और भी अधिक क्रूर होगा। मुझे लगता है कि अगर हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड को खुद पता होता कि यू चे अभी भी इस दुनिया में है, तो वह निश्चित रूप से उम्मीद करती कि यू चे को पता नहीं चलेगा कि वह अभी भी जीवित है, और वह और भी उम्मीद करेगी कि यू चे उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी। म्यू बिंगयुन के होंठ थोड़े हिले, लेकिन म्यू जुआनिन की ठंडी अभिव्यक्ति देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को जिन स्थितियों में पाया है, उनकी तुलना में उनकी वर्तमान स्थिति निस्संदेह उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम है। आइए हम उसे उस ग्रह पर रहने की अनुमति दें जिसे उसे पहले कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। वह बिना किसी चिंता या परवाह के, बिना किसी आपदा या परेशानी के जीवन जी सकता है। हमें उसे फिर से ईश्वर क्षेत्र के झगड़ों और शिकायतों में उलझने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें ईश्वर क्षेत्र की उसकी किसी भी स्मृति को भी नहीं भड़काना चाहिए। इससे बेहतर कोई परिणाम नहीं हो सकता। जैसे ही वे उदास शब्द उनके दिलों में उतरे, दोनों बहनें चुप हो गईं। यू चे की दुनिया में जैस्मिन दुष्ट शिशु में परिवर्तित नहीं हुई थी, बल्कि वह पहले ही मर चुकी थी। इसके अलावा ईश्वर क्षेत्र की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार यू चे भी पहले ही मर चुका था। इसलिए यह वास्तव में यू चे के लिए सबसे अच्छा परिणाम था। यह उसे खतरे से मुक्त, ईश्वर क्षेत्र के प्रति किसी भी लालसा या लगाव से मुक्त जीवन जीने की अनुमति देगा। बात बस इतनी सी थी। बड़ी बहन, क्या आपने सचमुच ऐसा करने का निर्णय लिया है? म्यू बिंगयुन ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। मू जुआनिन का बर्फ का दिल जो 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था, यू चे ने कुछ ही वर्षों में पिघला दिया था। इस पल में उसे जो दर्द और दुख महसूस होगा वह कितना कठिन होगा उसके लिए पहली बार में ही प्यार हो जाना। अब से मैं वह स्थान लेने नहीं जाऊंगा और तुम्हें भी वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। बस इसे ऐसे समझो जैसे वह पहले कभी दिखाई ही नहीं दिया हो, उसने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वह घूमी और पवित्र हॉल के केंद्र में ठंडे तालाब का सामना किया। आपके जाने के बाद पूरे संप्रदाय को इन 3 चीजों की घोषणा करें। 1. स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को प्रोफाउंड की तैयारी के लिए खोला गया था ईश्वर सम्मेलन। परिणाम स्वरूप स्वर्गीय झील ने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है। आज से अगले 1000 वर्षों में किसी को भी स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और सभी बुजुर्गों, महल के मालिकों और दिव्य हॉल के शिष्यों को भी उस स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, यू चे पहले ही मर चुका है, इसलिए संप्रदाय में किसी को भी उसके नाम का दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। तीसरा, म्यू फिक्स्यू को सीधे शिष्य के रूप में ले। अब से 7 दिन बाद एक भव्य संप्रदाय बैठक बुलाएं और शिष्यत्व समारोह आयोजित करें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
म्यू जुआनयिन की हर बात सुनने के बाद म्यू बिंगयुन ने धीरे से जाने से पहले हल्के से सिर हिलाया। इससे पहले कि वह महल के दरवाजे तक पहुंचती, उसने बाहर देखा। उसने देखा कि बाहर अभी भी बर्फबारी हो रही है और कई महीनों से रुकी नहीं है। म्यू बिंगयुन के कदम एक बार फिर रुक गए जब उसने चुपचाप म्यू जुआनिन की पीठ की ओर देखा। उसने मन ही मन उदास होकर आह भरी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह चुपचाप चली गई। म्यू जुआनिन ने बेहोश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और गतिहीन रही। पवित्र हॉल के केंद्र में ठंडे तालाब के बीच में एक शुद्ध सफेद आइस फेदर स्पिरिट फूल तैर रहा था। स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के पानी में ये कभी नहीं मुरझाएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इल्यूश्री दानव क्षेत्र के दानव भगवान के रूप में, आध्यात्मिक मास्टर यू के रूप में, जिन्होंने गहरे आकाश महाद्वीप को बचाया था, वह न केवल बाकी गहन तरीकों के लिए एक किंवदंती थे, वह बहुत पहले ही दोनों महाद्वीपों में एक घरेलू नाम बन गया था और एक भी व्यक्ति नहीं था, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चे, जो नहीं जानता था कि वह कौन था। ये खबर कि युन चे एक ऊंचे स्तर पर मौजूद दुनिया से लौट आया है, जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन साथ ही यह अफवाहें भी फैल गई थी कि उनकी गहन शक्ति को खत्म कर दिया गया है और वह एक सामान्य व्यक्ति बनकर लौट आए हैं। चूंकि उसने पहले ही अपनी अपंग अवस्था को स्वीकार कर लिया था, इस हद तक कि वह इसके लिए तैयार था कि जीवन भर ऐसा ही रहेगा और वह सच्चाई से छिपेगा या भागेगा नहीं। उसने लोगों को इन्हें फैलाने से कभी नहीं रोका था, तरह तरह की अफवाहें। जब उसके बगल के लोग इसके बारे में पूछते थे तो वह भी इसे छिपाने या विषय को टालने की कोशिश नहीं करता था। उसके माता पिता सुरक्षित थे, उसका परिवार पुनर्जीवित हो गया था, उसकी पत्नियां और एक बेटी थी, सुंदरियां उसके चारों ओर थी और उसका कोई दुश्मन या चिंता नहीं थी। उसके द्वारा उठाए गए भारी बोझ और ईश्वर क्षेत्र में उसके द्वारा सामना किए गए बड़े खतरों की तुलना में इस प्रकार का जीवन निस्संदेह उसके लिए अत्यंत संतुष्टिदायक और आरामदायक था। यह उन लड़कियों के संबंध में विशेष रूप से सच था जो उसके साथ थी। वे ऐसी महिलाएं थीं जिनके बारे में अन्य लोग सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, भले ही उनके पास 10,000 जीवन हो। वास्तव में उनका जीवन इतना संतुष्टिदायक था कि उनके लिए समय के तेज प्रवाह को नोटिस करना कठिन था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।